सो प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है, पहले इसकी बात एक बार कर लेते हैं। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई चैप्टर में सबसे पहले हमें न्यूक्लियस को समझना है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा स्कोरिंग और बहुत ही ज्यादा इजी है। इस चैप्टर से पढ़ने के बाद, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप फुल आउट ऑफ फुल इजीली स्कोर कर सकते हो। मैं सिंपल भाषा में कहूं तो पूरा मॉडर्न फिजिक्स बहुत आसान है, और मॉडर्न फिजिक्स में आज का चैप्टर है हमारा न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या होता है या न्यूक्लियस क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं। न्यूक्लियस द सेंट्रल कोर ऑफ एटम। अगर कोई एटम है तो रदरफोर्ड साहब ने बोला था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है, चलो उनको भूल जाओ। एक एटम के सेंटर में, एक एटम के सेंटर में जो होता है ना, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है? द सेंट्रल कोर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा अगला क्वेश्चन आना चाहिए कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। देखिए, द न्यूक्लियस कंटेन्स, अगर मैं इस न्यूक्लियस की बात करूं, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा, एक होता है पॉजिटिव पार्टिकल जिसको बोलते हैं प्रोटॉन। तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन हो सकते हैं। एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन हो सकता है, और प्रोटॉन के साथ साथ इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन, इसके अंदर न्यूट्रॉन होता है। तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में रहते कैसे हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो ये आपका एटम है, और ये एटम के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर मान लो कि ये दो प्रोटॉन है। तो ये जो दो प्रोटॉन है, ये दो प्रोटॉन आपस में रिपल्शन करते हैं। रिपल्शन आपने बचपन से पढ़ा है कि प्लस प्लस में रिपल्शन होता है। तो प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है आपस में रिपल्शन करते हैं, रिपल्शन। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन आता है, न्यूट्रॉन नाम का पार्टिकल, न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन क्या करता है, अट्रैक्शन पैदा करता है, अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन पैदा करता है, अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन क्यों पैदा कर रहा है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा रिपल्शन है। उस रिपल्शन को हटाने के लिए, उस रिपल्शन को हटाने के लिए न्यूट्रॉन जो है अट्रैक्शन पैदा करता है, ताकि न्यूक्लियस स्टेबल रहे और न्यूक्लियस टूट ना जाए, न्यूक्लियस फट ना जाए। अगर सोचो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ऐसे ऐसे करेंगे तो न्यूक्लियस तो फट जाएगा, तो न्यूक्लियस फट ना जाए, रिपल्शन से ब्लास्ट ना हो जाए, इसीलिए न्यूट्रॉन यहां पर अट्रैक्शन के लिए होता है। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन का क्या काम है, ये जो न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जिसको हम एन बोल रहे हैं, एन का काम होता है प्रोटॉन को खींच के रखना, प्रोटॉन को खींच के रखना। एन का काम होता है दूसरे न्यूट्रॉन को भी अट्रैक्ट करना, इसको भी खींच के रखना। यानी कि ये जो न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन के ऊपर भी फोर्स लगाता है अट्रैक्शन का, और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रॉन के ऊपर भी फोर्स लगाता है अट्रैक्शन का। तो न्यूट्रॉन का मेन काम होता है कि जितने भी पार्टिकल्स है उन सबको बांध के रखना, उन सबको अट्रैक्ट करके रखना, ताकि न्यूक्लियस ब्लास्ट ना हो जाए। यानी न्यूक्लियस को बचाने का काम न्यूट्रॉन का होता है। अगेन आई एम सेइंग, दोबारा कहना चाहता हूं आप लोगों से कि एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं दो तरीके के पार्टिकल, एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में होता है रिपल्शन। इस रिपल्शन को कम करने के लिए, अट्रैक्शन पैदा करने के लिए न्यूट्रॉन की एंट्री होती है, और इस न्यूट्रॉन की वजह से ही यहां का रिपल्शन गायब होगा। गायब होने का मतलब रिपल्शन ओवरकम हो जाएगा, रिपल्शन बैलेंस हो जाएगा, और न्यूक्लियस बच जाएगा। अभी और भी बहुत सारी बातें हम पढ़ेंगे, यहां तक समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज कमेंट करो। अब सुनो, तो यहां पर हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो न्यूक्लियस के कंपोनेंट है, ये एटम, एटम में ये न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन्स है। अब यहां पर प्रोटॉन के बारे में आप क्या क्या जानते हो? जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको सिखाया गया था कि प्रोटॉन एक पॉजिटिव होता है, उस पर चार्ज होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है, आपको पता है। लेकिन न्यूट्रॉन के बारे में अगर आपसे कोई बोले तो आप क्या बोलोगे, न्यूट्रॉन क्या है? तो देखो दोस्तों, न्यूट्रॉन जो है ना, न्यूट्रॉन का नाम ही न्यूट्रॉन है, तो इससे हमें फील आना चाहिए कि ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब है कि ये चार्जलेस होता है, चार्जलेस, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन के ऊपर कभी भी चार्ज नहीं होता। यानी न्यूट्रॉन एक ऐसा बंदा है बिना चार्ज के अट्रैक्शन पैदा कर सकता है। सोचो, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, हमने पढ़ा था कि प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है। यहां पर न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, ना ये प्लस है ना ये माइनस है, फिर भी चार्जलेस होने के बावजूद न्यूट्रॉन अट्रैक्शन पैदा कर सकता है। तो न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता, और बिना चार्ज के ये अट्रैक्शन पैदा करता है। अब अट्रैक्शन पैदा करना इसकी मजबूरी है। अगर न्यूट्रॉन अट्रैक्शन पैदा नहीं करेगा तो इन प्लस के रिपल्शन को कौन संभालेगा? ये प्लस प्लस रिपल्शन करेंगे और न्यूक्लियस फट जाएगा। तो छोटी छोटी बातों को समझने के बाद हम चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये सब चीजें ना एटम्स चैप्टर में हम एक बार पढ़ चुके हैं। एटम्स चैप्टर में काफी डिटेल में मैं चीजों को पढ़ा चुका हूं, फिर भी दोबारा मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर हमारे पास कोई भी एटम होता है ना, कोई भी न्यूक्लियस, समझो बात। अब जैसे कोई एटम है, एक्स नाम का एटम है, तो इसके नीचे जेड लिखा जाता है, जेड, जो कि एटॉमिक नंबर होता है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने यहां पर एग्जांपल कार्बन का लिया है 612, तो बेटा नीचे वाला होता है जेड, तो जेड को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो जेड है एटॉमिक नंबर, इस जेड से आप क्या क्या आइडिया लगा सकते हो? जेड से आप इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आइडिया लगा सकते हो, और इसी जेड से आप प्रोटॉन्स के बारे में भी आइडिया लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, यहां पर जेड की वैल्यू मेरे 6 है, यहां पर जो जेड है वो 6 है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, एंड प्रोटॉन भी 6 होंगे। तो फ्रॉम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब जेड, दिस जेड इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ये जेड है, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ये जो जेड है इसका नाम है एटॉमिक नंबर, इससे आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। जैसे अगर मुझे बोला कि कार्बन 612, तो मैं आइडिया लगा सकता हूं कि कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन 6 है एंड प्रोटॉन 6 है, यानी कि कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है। ये आइडिया मैं लगा सकता हूं।
तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर अब जैसे नीचे वाला जेड है ऊपर वाला ए होता है बेटा, इसको बोलते हैं मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर कहा जाता है। दोबारा बोल रहा हूं, ये पिछले टॉपिक है, चैप्टर का टॉपिक है, बट स्टिल वी आर डूइंग। तो जैसे इस क्वेश्चन में ये है मास नंबर, तो एटॉमिक मास को या एटॉमिक मास नंबर को, ये मास नंबर है 12 जिसको हम ए बोलते हैं, ए। तो ए यहां पर ए है 12, ये ए के बराबर है हमारा, ये ए के बराबर है और ये वाला हमारे जेड के बराबर है। तो ये सब ध्यान रखना आप। एक एटम के लिए एक होता है ए, एक होता है जेड। ए का मतलब मास नंबर, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से आप आइडिया लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। अब ये जो एटॉमिक नंबर जो है उससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आइडिया लगता है अगर एटम हमारा न्यूट्रल है। न्यूट्रल का क्या मतलब है कि जैसे कार्बन अभी न्यूट्रल है, कार्बन अपने नेचुरल स्टेट में न्यूट्रल है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझाता हूं। मान लो किसी ने आपसे बोला कि भाई किसी पास सोडियम है बेटा, सोडियम, और आपसे बोले कि भाई यहां पर 11 है और यहां 23 है, तो आप बोलोगे देखो इसका जेड है 11, ठीक है। जेड 11 होने का मतलब क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 11 है एंड प्रोटॉन भी 11 है। तो आप जेड की हेल्प से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पता लगा सकते हो। लेकिन बाई चांस अगर हमारे सोडियम के ऊपर +1 आ जाए, अब ये 11 है ऊपर 23, अब सोडियम के ऊपर +1 आ गया, तो आप क्या बोलोगे कि देखो जेड तो 11 है, जेड तो अभी भी 11 है, प्रोटॉन भी 11 है, प्रोटॉन भी 11 रहेगा, प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता। अगर आपको इस चैप्टर को अच्छा सीखना है तो पुराना चैप्टर आपको आना चाहिए क्योंकि वो काफी इससे कनेक्टेड है। दोबारा बोल रहा हूं, जेड अभी भी 11 रहेगा, प्रोटॉन अभी भी 11 रहेगा, लेकिन +1 का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन गायब, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है, रिमूव्ड। अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हमारे 10 बचेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर तभी होगा जब एटम न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मतलब वो जीरो फॉर्म में हो। तो न्यूट्रल में जेड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब बराबर होता है, जेड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब बराबर है अगर एटम आपका न्यूट्रल है, दिस इज न्यूट्रल। लेकिन अगर आपके यहां पर प्लस या माइनस आ जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं और घट सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं एटम को लेके। ये सब हम रिवाइज कर रहे हैं, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हमारा आज का काम क्या है, हमारा आज का काम है इस चैप्टर में ये पढ़ना कि हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना भी मैं सिखा चुका हूं, फिर भी एक बार और देखिए। अगर कोई एटम है, सपोज करो एक्स, यहां जेड है, यहां ए है, तो बेटा ऊपर से नीचे को माइनस करते हैं ना, यानी अगर हम ए माइनस जेड करते हैं तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलता है। यानी अगर आपको न्यूट्रॉन चाहिए तो एटॉमिक मास नंबर से, यानी कि ए में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस करना पड़ेगा, यानी जेड, जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी कभी भी अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या चाहिए तो एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस करना पड़ेगा। हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कार्बन का, तो हमें अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए तो हमें 12 में से 6 माइनस करना पड़ेगा, तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेंगे 6। यानी प्यारे बच्चों, अगर कोई आपको ऐसे लिख के देता है 6 12, तो आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो एटम के बारे में। आप ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि एटम है, जिस एटम के न्यूक्लियस में Z = 6 होने का मतलब है कि प्रोटॉन 6 होगा। इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, और अगर आप ऊपर वाले में से नीचे को माइनस कर दोगे तो आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा। 12 में से 6 गए 6, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन भी 6 है, तो 6 न्यूट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। तो आप न्यूक्लियस की पूरी इंफॉर्मेशन इन सिंबल्स के थ्रू निकाल सकते हो। ये सिंबल्स आपको न्यूक्लियस की सारी इंफॉर्मेशन निकाल के देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, पिछली क्लास से हल्का फुल्का कनेक्टेड है, स्टोरी भी कनेक्टेड है, लेकिन अब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, आप प्लीज इसे नोट कर लो। सो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम न्यूट्रॉन्स के बारे में जान गए, न्यूट्रॉन क्या बेटा, n = a - z, बड़ा इजी। अब एक वर्ड आता है न्यूक्लियन, कई बार ऐसे वर्ड इस्तेमाल होंगे, पेयर ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन। तो यार न्यूक्लियंस क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन पढ़ा, आप लोगों ने प्रोटॉन पढ़ा, आप लोगों ने न्यूट्रॉन पढ़ा, न्यूट्रॉन ट्रॉन ट्रॉन, अब ये है न्यूक्लियन, क्लियन, समझो। तो ये न्यूक्लियन किसे कहेंगे इसको समझना। जब ये वर्ड आता है ना वर्ड, तो अच्छे अच्छे टॉपर भी हिल जाते हैं अगर वो पढ़ के नहीं गए तो। एग्जाम में वर्ड आ गया न्यूक्लियन, तो सोचेगा वो भाई ये कौन सा पार्टिकल आ गया, क्योंकि जब पेपर में ड्यूट्रॉन आया ना, ड्यूट्रॉन, तो बच्चे हिल गए, अरे ये ड्यूट्रॉन तो पढ़ा ही नहीं है भाई, ठीक है। तो वैसे होता है। न्यूक्लियन क्या है समझिएगा। देखिए, अगर ये कोई एटम है और इस एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा कि इस चीज को समझना, पहले आप बचपन में पढ़ते थे एक लड़का एक लड़की, और जब वो साथ में हो तो हम बोलते कपल, क्या बोलते, तो कपल, कपल क्या बोलते हैं, कपल। देखो, बॉय गर्ल कपल, दोबारा बॉय गर्ल कपल, साथ में कपल होता ना, वैसे ही प्यारे बच्चों सुनना 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 सुनना। अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को इकट्ठे बात करें, इकट्ठे, तो उनका नाम पड़ जाता है न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स क्या होता है बेटा, ऑल द पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। देखो दोबारा बोल रहा हूं, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस में रहने वाले न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियस में जितने भी रहते हैं उन सबको इकट्ठे हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अच्छा, अब एक वर्ड ना कई बार ऐसा आता है लिखा हुआ, पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन। तो पेयर ऑफ न्यूक्लियन का मतलब कितने पार्टिकल लेने, 2। पेयर ऑफ न्यूक्लियन का मतलब होता है कि न्यूक्लियस में रहने वाली जो न्यूक्लियॉन्स है उसका पेयर मतलब 2। बात समझ पाए। तो इस बात को ध्यान देना, अगर तुमसे कोई बोले न्यूक्लियॉन्स, तुम बोलोगे पूरे न्यूक्लियस में रहने वाले लोग, जैसे हम बोलते हैं भारतीय, वी ऑल आर भारतीय, समझ रहे हो। तो वैसे न्यूक्लियस में रहने वाले न्यूक्लियॉन्स, वेरी सिंपल। और पेयर ऑफ न्यूक्लियन वर्ड है मतलब 2 की बात चल रही है, मतलब इनमें से कोई भी 2 पार्टिकल। कोई दिक्कत किसी को, दर्द हो रहा है बेटा, अगर दर्द हो रहा है तो पीछे वाले को बोलो। चलो आगे बढ़ते। मेरे प्यारे बच्चों, पिछली बार जब हम लोग एटम्स चैप्टर पढ़ते हैं, तो एटम्स में मैं आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स
सब कुछ पढ़ाता हूँ डिटेल में, पर इस चैप्टर में भी थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ा देता हूँ कि बच्चों को पीछे का रिवाइज भी हो जाए और कहीं कहीं ये काम भी आते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर न्यूक्लियाई चैप्टर में हमें आइसोटॉप्स पकड़ना है, अगर आइसोटॉप सीखना है आपको, तो आपको तीसरा पकड़ना पड़ेगा। तीसरा पकड़ने का मतलब है, देखो आइसोटॉप में लास्ट में क्या है, एस ई फिर पी, तो इस पी को पकड़ना है। तो आइसोटॉप में ध्यान रखना, आइसोटॉप्स, तो बेटा लास्ट से, ये जो लास्ट है एस फिर ई, तीसरा वाला पी को हाईलाइट कर लो। देखो मैं तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूं सिंपल सा। एक बच्चा था, मैं पढ़ा रहा था, फिर उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, तो मैंने उसको कुछ ऐसा दिया जिससे उसका फिर बोलना बंद हो गया। तो मैं तुम्हें एक सिंपल सी कहानी सुना रहा हूं, जब मैं पढ़ाऊं तो सिर्फ सुनो, ठीक है? क्योंकि देखो कई बार होता है ना, कई लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा इधर उधर से ना थोड़ा ऐसे अजीब से होते हैं, तो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है? इस चीज को समझो। आप सुनो, तो प्यारे बच्चों, आइसोटॉप में ना दिवाली की छोटी सी वो देख लेंगे, पटाखे फोड़ लेंगे, ये भाई हमसे बड़ा तो कोई है नहीं, अरे आ जाओ पढ़ाई करो। आइसोटॉप्स देखो, पी का मतलब प्रोटॉन, तो आइसोटॉप्स में प्रोटॉन सेम होगा, प्रोटॉन का मतलब जेड, प्यारे बच्चों जेड सेम होगा। देखो एग्जांपल लिखा है हमारे पास ट्रिपल एक्स है, देखो एक एक्स, तो ओए एक एक्स, दो एक्स, तीन एक्स, इन तीनों एक्स के अंदर, इन तीनों एक्स के अंदर देखो एक्स, इसके नीचे 3 4, फिर एक्स 3 4, एक्स 3 4। अब अच्छा मैंने थोड़ा सेम कर दिया, अरे प्लीज, ये 7 है कोई 11 है। अब यहां पर आप एक चीज नोट करेंगे, ये तीनों आइसोटॉप्स क्यों है? ये तीनों आइसोटॉप्स इसलिए है क्योंकि यहां पर आप देखोगे एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 3, इन तीनों में जेड सेम है। तो ट्रिक क्या बताया मैंने आपको? ट्रिक ये बताया मैंने आपको बहुत सिंपल, कि आइसोटॉप के नाम से याद कर लो, पी, पी मतलब प्रोटॉन सेम होगा, इससे फायदा होगा आपको, ठीक है? याद रहेगा कि आइसोटॉप का मतलब क्या है। तो प्यारे बच्चों, ऑल हैव एटॉमिक नंबर 3 बट डिफरेंट मास नंबर, इनके एटॉमिक नंबर 3 है, मास नंबर कुछ भी हो। तो आइसोटॉप क्या होता है? आइसोटॉप्स आर एलिमेंट्स दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहे, ठीक है? दैट इज आइसोटॉप्स। नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो चलो चलो, अभी तो ए यार हद मचा दी। सुनो, अब आइसोटोन्स, आइसोटोन्स में एक है एस, एक है ई और एक है एन, तीसरा पकड़ना होता है हमेशा। तो एन मतलब न्यूट्रॉन, आइसोटोन का मतलब होगा कि इसका एन पकड़ना, एन मतलब न्यूट्रॉन सेम होगा। तो न्यूट्रॉन सेम कैसे होगा बेटा? ठीक है, आइसोटोन्स आर एलिमेंट दैट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब इसको कैसे करते हैं? जैसे मान लो यहां पर कोई एलिमेंट है, मान लो 12 और 20, ठीक है? यहां पर हो गया मान लो 13 21। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसके न्यूट्रॉन्स निकालने तो कैसे निकालूंगा? बताओ, मैं बोलो कैसे निकालूंगा? 20 माइनस 12 8, 20 माइनस 12 कितने आ गए? 8, 8 न्यूट्रॉन है। 21 माइनस 13 बोलो 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन 8 न्यूट्रॉन। तो बेटा आइसोटोन क्या होता है? न्यूट्रॉन सेम होगा। फिर प्यारे बच्चों देखो, मैं पिछला चैप्टर पूरा रिपीट नहीं कर सकता, 3 चीजें होती है, आइसोटोन, आइसोबार, आइसोटोप्स। आइसोटोप मैंने करा दिया, आइसोटोन्स भी करा दिया, और होमवर्क दे रहा हूं जो ऑनलाइन में कमेंट करेंगे कि आइसोबार्स किसे कहते हैं। और जो कमेंट ना करे ना बेटा, जो कमेंट ना करे मैं मानूंगा वो पढ़ाई नहीं कर रहा। आइसोबार्स ये होमवर्क है। अब अपना चैप्टर स्टार्ट करें। अब रिकैप हो गया, बातें हमने पिछली वाली रिपीट भी कर ली। अब असली चैप्टर स्टार्ट होगा, न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियाई चैप्टर स्टार्ट होता है बेटा यहां से, एएमयू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एएमयू, अमू, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। भाई यकीन मानो अब असली चैप्टर स्टार्ट होगा, और अभी से 45 मिनट बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर बहुत बड़ा बिल्कुल नहीं है, आपको बस मेरा साथ देना है और ईमानदारी से समझना है। आई एम वेरी सीरियस, कोई जोक्स नहीं, बिल्कुल सीरियस, ठीक है? नो जोक्स, ओनली पढ़ाई। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट क्या है। तो देखिए, जैसे कि हम कहते हैं कि हमें एटम्स का मास मेजरमेंट करना है, एटम्स का मास मेजरमेंट करना है, तो आप किलोग्राम में नहीं कर सकते। अब मैं कहूं कि ऑक्सीजन है कोई, अभी जो ऑक्सीजन एटम है बहुत छोटा है, ऑक्सीजन एटम बहुत छोटा है, उसको आप किलोग्राम में मेजरमेंट नहीं कर सकते। बहुत अजीब सी बात है, ये बहुत अजीब सी बात है कि एक ऑक्सीजन एटम इतना छोटा होता है कि आप उसको किलोग्राम में तौल ही नहीं सकते। जैसे मैं सोने की बात करूं, जब आप सोना खरीदते हो गोल्ड, तो आप गोल्ड ऐसे बोलते हो, भाई तो मेरे को 1 किलो गोल्ड देगा क्या? ऑब्वियसली नहीं बोलते, आप बोलते हो भाई मुझे 1 कैरेट चाहिए या 2 कैरेट चाहिए। तो कैरेट क्या है? कैरेट है गोल्ड के लिए यूनिट। अगर एक आम आदमी गोल्ड खरीदने जा रहा है तो कैरेट में खरीदेगा, क्योंकि कैरेट बहुत छोटी चीज होती है। कैरेट इज वेरी स्मॉल। कहते हैं कि या तोला में खरीदता है इंसान, ऐसे कहता है मुझे 1 तोला चाहिए, तो 24 कैरेट 22 कैरेट की प्योरिटी होती है, पर तोला में खरीदते हैं। सॉरी मैं कैरेट बोला था पहले, वो तो प्योरिटी होती है, 24 कैरेट 22 कैरेट प्योरिटी होती है। एक्चुअली तोला में खरीदते हो कि मुझे 1 तोला सोना चाहिए। सोने को किलोग्राम में कोई नहीं खरीदने जाता, घर जाएगा तेरा, ऐसा हो जाएगा ना। फिर अब 1 किलो सोना 1 करोड़ से ऊपर का है, कौन खरीदेगा? वो जो उस फील्ड में है, बिजनेस वाले, उनकी छोड़ दो। आम आदमी जो है सोना खरीदेगा तो तोला में खरीदता है। क्यों? क्योंकि सोने को किलो में बड़ी अजीब सी बात लगेगी कि ये तो सब्जी वाली बात हो गई, 1 किलो सब्जी लेके आ रहे हैं, 1 किलो सोना लेके आ रहा हूं। दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो उसी प्रकार से लोगों ने कहा, सुना ध्यान से समझो, उसी प्रकार से लोगों ने कहा कि अगर हमें एटम्स का मास मेजरमेंट करना है, एटम्स का मास तो बहुत कम होता है, बहुत कम, तो लोगों ने फिर एएमयू बनाया। बोला हम एएमयू बनाएंगे, जैसे सोने के लिए, गोल्ड के लिए बनाया लोगों ने तोला, 1 तोला 2 तोला 3 तोला 4 तोला। तो सोने के लिए क्या बनाया?
तोला। वैसे ही एएमयू बनाया गया है एटम्स के मास मेजरमेंट करने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि अब हम बोलेंगे ऑक्सीजन, तो हम बोलेंगे 16 एएमयू। अभी जो 16 एएमयू है हमें क्या फील देता है? हमें ये फील देता है कि एएमयू बहुत छोटी संख्या है, वेरी स्मॉल। ये जो एएमयू है ना, ये बहुत छोटा होता है। तो जब हम एएमयू लगाते हैं तो पढ़े लिखे लोग समझ जाते हैं कि 16 एएमयू बहुत छोटा है, तो ये एक एटम का फील देता है ये। और लिखने के तरीके से ना आसानी हो जाती है काफी ज्यादा। बात समझ पा रहे हो? तो लोगों ने एएमयू इसलिए बनाया ताकि वो एटम्स के मास को रिप्रेजेंट कर सके। आप कितना इलॉजिकल होता, हम कह रहे होते ऑक्सीजन जो है ना भैया 16 किलोग्राम है, तो दिस डजंट मेक सेंस, सेंस भी नहीं बनाता और एक अजीब सा लगता है और पूरी तरह गलत भी है। या अगर हम इसको लिखे भी तो ऐसे लिखना पड़ेगा 16 इंटू समथिंग समथिंग समथिंग, मतलब या ऐसे। मतलब कुल मिला के बताऊं तो एटम्स के मास को किलोग्राम में रिप्रेजेंट करना बहुत कठिन काम था और बहुत अजीब सा काम था। तो लोगों ने एएमयू बना दिया, और एएमयू अपने आप में ही बहुत छोटा नंबर होता है। तो जब मैं किसी को बोलूंगा ऑक्सीजन 16 एएमयू है, तो समझ जाएगा कि ऑक्सीजन का मास 16 एएमयू है, तो वो समझेगा कि अच्छा एएमयू तो बहुत छोटी चीज के लिए बनाया गया है, तो मतलब वो एटम की बात ही चल रही है। चलो मैं आपसे कभी कोई बात ना करूं और मैं सिंपल बोलूं 180 एएमयू, तो ये एएमयू देखते ही आपको पता लग जाएगा कि भैया ये बहुत छोटी वैल्यू है, और बहुत छोटी वैल्यू एटम्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपको फील हो जाएगा कि अच्छा ये एटम मॉलिक्यूल एलिमेंट्स की बात चल रही है ना। अब जब मैं ऐसे बोलूंगा 1 तोला, तो कोई इंसान थोड़ा समझ जाएगा अच्छा बेटे यहां गोल्ड की बात चल रही है। मैं बोलूंगा न्यूटन, तो अपने आप समझ जाएगा यहां पर फोर्स की बात चल रही है। तो यूनिट्स बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी, कौन किस पे सूट कर रहा है। तो लोगों ने फिर एएमयू बनाया। अब जब लोगों ने एएमयू बनाया तो उनके पास था कि भाई जैसे अगर हम बात करें, जितना मुझे नॉलेज नहीं है, पर लोग कहते हैं 1 तोला 10 ग्राम होता है। क्या 1 तोला 10 ग्राम होता है? तो लोगों ने बाद में बताया कि 1 तोला का सेंस क्या होगा। 1 तोला का मतलब होगा 10 ग्राम। जब मुझे पता नहीं है, बाद में मुझे कुछ कोई बोले, सच में सर्च मार लेता हूँ 1 तोला कितना ग्राम। 1 तोला हाउ मच ग्राम? 11.66 ग्राम होता है, ठीक है, 10 ग्राम के आसपास, सही है। 1 तोला 10 ग्राम होता है, फील है। तो लोगों ने बोला कि यार देखो, जैसे हम लिख रहे हैं 180 एएमयू, तो एएमयू का रियल वर्ल्ड में क्या मतलब है? रियल वर्ल्ड में तो एएमयू बेटा बहुत छोटा निकलता है, 1.67 के आसपास, 10 की पावर -27 किलोग्राम। इसको ग्राम में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखो 24, 1.66 या 1.67 के आसपास। तो एएमयू का मतलब बहुत छोटा होता है, देखो -24, जो कि बहुत छोटा होता है। जैसे हमने बोला 1 तोला के लिए 10 ग्राम डिसाइड किया लोगों ने, वैसे ही एएमयू के लिए इतनी वैल्यू आती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये वन, समझो मेरी बात को, एएमयू की वैल्यू है एएमयू, तो एएमयू की वैल्यू इतनी होती है, बहुत ही कम, है ना। तो अब थोड़ा रुक जाते हैं और समझते क्या है। देखो, तो एटॉमिक मास यूनिट एएमयू, इसका फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। फिर एएमयू की वैल्यू कितनी हुई? तो लोगों ने कहा कि भाई एएमयू की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी रियल वर्ल्ड में। तो रियल वर्ल्ड में इसकी वैल्यू 1.66 या 67 जो भी है, 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है। अब आपको यह समझना है कि ये वैल्यू कहां से आई। आप जो ये वैल्यू लिख रहे हो ग्राम में, और किलोग्राम में कितना होगा? किलोग्राम में बताओ, -27 किलोग्राम। तो आप जो ये वैल्यू लिख रहे हो, ये वैल्यू आप कहां से लेके आए? तो ये वैल्यू कहां से लिया गया है समझना। तो ये जो 1 एएमयू है या सिंपल एएमयू, इस इतनी वैल्यू कहां से लेके आया गया वो समझो। बोला गया ये वैल्यू तब आया जब लोगों ने कार्बन 12 के मास को, मास ऑफ, ठीक है ना, मास ऑफ C12 को बेस मान के इसको 12 से ही डिवाइड कर दिया। सुनो, कार्बन का मास लिया और उसको 12 से डिवाइड किया। जब उसको 12 से डिवाइड किया तो इतनी वैल्यू आई 1.66 10 की पावर -27 किलोग्राम, और बोला हम इसी को एएमयू बोलेंगे। सोचो, कार्बन 12 लेके उसको 12 से डिवाइड कर रहे हैं ताकि किस क्या आ जाए? 1 एएमयू। अब लोग कई बार पूछते हैं कार्बन को ही क्यों चुना गया? कार्बन इज अवेलेबल एवरीवेयर, हर चीज कार्बन से बना है, इसलिए कार्बन को रेफरेंस माना गया है। पहले वैसे हाइड्रोजन को माना गया था, पर हाइड्रोजन वाला फंडा बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया, तुम पागल हो गया, हर जगह कार्बन है, यूनिवर्स में हर जगह कार्बन है, तो कार्बन को बेस मानो। तो कार्बन 12 को लेके 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। सोचो, कार्बन 12 का मास लेके उसको 12 से ही डिवाइड कर दिया तो आंसर आएगा 1 एएमयू। तो आपको अगर हल्का फुल्का समझ में आया तो आप मान लो कि थोड़ी बहुत बुद्धि है आपके अंदर। लेकिन अगर आप डिटेल में नहीं समझ पाए हो और आपको एग्जाम से मतलब है, तो एग्जाम वाली बात मैंने लिखी हुई है कि देखो भैया कुछ नहीं होता, एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटम के मास को मेजरमेंट करने के लिए बनाया गया है। 1 एएमयू का मतलब होता है 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम, यानी कार्बन 12 एटम का 12वां हिस्सा, 12 से डिवाइड कर दो तो 1 एएमयू की वैल्यू आती है 1.66 10 की पावर -27 केजी। देखो, जिसको चीजें समझ नहीं आती वो सिर्फ इनको याद कर ले और उसका काम हो गया। और जिसको सेंस पैदा करना है कि एएमयू बनाया क्यों गया है, जिसको सेंस पैदा करना है वो सेंस कैसे पैदा करेगा कि एटॉमिक मास यूनिट का मतलब हो गया कि एटम के मास को मेजरमेंट करना है। अब एटम के मास को आप ऐसे मेजरमेंट तो करोगे नहीं कि भाई 4 किलो ऑक्सीजन, 500 किलो ऑक्सीजन, दैट डजंट मेक सेंस, कोई सेंस नहीं बनाता वो। तो आप देखो, जैसे एग्जांपल है CH4, तो CH4 हो गया बेटा 16 एएमयू। तो ये एएमयू हमें क्या बता रहा है कि मैं बहुत छोटी वैल्यू, देखो कितनी छोटी हो, -27, मैं बहुत छोटा हूं, मतलब मैं एटम्स के लिए हूं। एएमयू चीख चीख के कह रहा है मैं एटॉमिक मास यूनिट हूं भाई, मैं बहुत छोटा हूं। बात समझ पा रहे हो? जैसे ऑक्सीजन लिख रहे हैं, ऑक्सीजन, तो बोलेंगे हम भाई 16 एएमयू, ये एक ऑक्सीजन का है। मैंने कहा भाई एक हमारे पास है मान लो H2O, तो हो जाएगा 18 एएमयू। यानी अगर 1 H2O की बात करोगे, एक H2O की बात करोगे, एक H2O का मॉलिक्यूल है तो वो 18 एएमयू का होता है, बहुत छोटा, बहुत कम। बात समझे? तो एएमयू बेसिकली एटॉमिक मास यूनिट, जो कि रियल में एक बहुत छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और वो छोटी वैल्यू इतनी होती है, और जो कि आया ऐसे है जब कार्बन को 12 से डिवाइड किया तभी आया।
यानी इसका रियल मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल H2O का मतलब क्या है, 18 इंटू में 1.66 10 की पावर -27 किलोग्राम, जो कि एक नेग्लिजिबल वैल्यू है, इतना छोटा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमने यहाँ पर AMU की वैल्यू पुट कर दी। तो दैट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेस लेक्चर, AMU। फटाफट आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया तो कमेंट जरूर करना। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सुंदर बच्चों, अब हम ना एक गजब की ट्रिक सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? हम निकालेंगे एनर्जी ऑफ 1 AMU। देखो 1 AMU का मतलब समझो, 1 AMU का मतलब है 1.66 या 67 लोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, उससे चलो 66 ही ले लो तुम, चलो कोई नहीं, 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो मैं चाहता हूं ना, मैं ये चाहता हूं कि भाई इतने किलोग्राम में कितनी एनर्जी हो सकती है, 1 AMU में कितनी एनर्जी हो सकती है। तो आइंस्टाइन साहब क्या गए, E इक्वल टू मॉसी स्क्वायर, है ना, E इक्वल टू MC स्क्वायर। बेटा तुम्हें लगता है तुम कूल हो, MC बोलते हो, बेटा तुमसे पहले कूल आदमी था, वो भी स्क्वायर के साथ, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, तो तुमसे ज्यादा कूल आदमी थे, बात को समझना ध्यान से। वो समझ गए थे, एक जैन जी होंगे, जैन जी, तुम्हें पता है जैन जी क्यों बोलते हैं? तुम हो बुलवाने लायक, तुम्हारी हरकतें देखो, 13-14 साल के हुए और वादा कर रहे हैं हम 4 बच्चे करेंगे, एक एक का नाम, एक का नाम ये, एक का नाम ये, एक का नाम ये, एक का नाम ये, और पता लगता है कि वादे कर लिए, सब कुछ कर लिए, और 10 दिन बाद पता लग रहा है कि 10 दिन बाद वो हो गया, क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। हरकतें देखो, हरकतें 13-14 साल की उम्र में हमें ये टेंशन होती थी कि अरे 9th क्लास में पास होना है भाई, पास होना है, समझो, हमें ये चिंता हुआ करती थी 9th क्लास में पास होना है, या चिंता हुआ करती थी कि भाई स्कूल में इस बार गजब करना है, ये करना है, वो करना है। अब ये चिंता कर रहे हैं, अच्छा उसका नाम विवेक रख देंगे, अरे नहीं 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 नहीं, विवेक कहाँ अच्छा लगता है, विवेक इज वेरी ओल्ड। सुनो, तो E इक्वल टू मॉसी स्क्वायर, तो मास है बेटा इतना, आप मास यहां पुट करोगे। बेटा आइंस्टाइन साहब ने इक्वेशन दिया था कि एनर्जी और मास आपस में रिलेटेड है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है और मास एनर्जी में, एनर्जी मास में, मास एनर्जी में। तो यहां पर E इक्वल टू MC स्क्वायर के सिद्धांत, ये जो नियम है, इस नियम के हिसाब से हम 1 AMU जो है उसमें हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर, तो समझना। तो यूजिंग आइंस्टाइन इक्वेशंस, अगर हम चाहते हैं एनर्जी निकालना चाहते हैं 1 AMU में, तो हम आइंस्टाइन इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, E इक्वल टू MC का स्क्वायर। सॉल्व करने पर एनर्जी कितनी आती है देखो, 931, समझना, 931 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी एनर्जी को ऐसे भी बोलते हैं हम, एनर्जी इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी तो 10 की पावर 6 है, इसको बेटा कैपिटल M बोला गया, मेगा। 10 की पावर 6 का मतलब होता है कैपिटल M। नहीं लाला, नहीं लाला, हम तो पहले से तो अपने पे सुना तुम लोगों ने, चल रहा है आजकल, नहीं सुना तुम लोगों ने, अरे लाला देखो सुनो, तो ये 10 की पावर 6, ओए आज 11th में मैं पढ़ा रहा था कि थर्मल एक्सपेंशन होता है, कि अगर हम किसी चीज को हीट करते हैं तो एक्सपेंड होता है। सुनते लो, मतलब लेंथ बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, एरिया बढ़ता है। तो एक शशांक नाम का लड़का उधर बैठा कोने में, सर कह रहा है सर सच में बढ़ जाएगा सर। मैंने कहा बेटा पिघल के गिर जाएगा, रहने दे। चलो सुनो, 931 10 की पावर 6 को बोलते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये रहा। तो पहले बच्चों एनर्जी इन 1 AMU, एक AMU में एनर्जी है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तुम बोलोगे मास्टर तूने ये क्यों पढ़ाया, उसके पीछे रीजन है, भविष्य में, फ्यूचर में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो बहुत काम आएगा। कैसे देखो, मैं बोलूंगा देखो यार कहीं पर ना मास जो है, मास वो है 12 AMU, तो इसमें कितनी एनर्जी होगी, इसमें कितनी एनर्जी होगी। तो लाला यहां दो तरह के लोग होंगे, एक होंगे बोलेंगे बेटे आइंस्टाइन साहब ने बोला E इक्वल टू मॉसी स्क्वायर, M की जगह लिखेंगे वो 12, फिर AMU की जगह पर क्या लिखेंगे बताओ, 1.66 10 की पावर -27 kg, है ना। क्योंकि देखो भाई लॉजिकली सोचो, ये 12 AMU है और फिजिक्स में हमेशा किसमें लिखना होता है, किलोग्राम में। तो पहले वो मास को किलोग्राम में करेंगे, फिर लिखेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर, और दबा के मेहनत करेंगे, मेहनत चल रही, 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 मेहनत चली 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 चली। अब एक होगा तरीका स्मार्ट वे। अब जो मैंने याद करवाया है, तुम बोलोगे हमारे मास्टर ने कहा था एक AMU में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 12 AMU में कितना होगा। तो बोलेगा देख भाई जो मेरा आंसर आएगा एनर्जी का, अगर एक AMU में 931 होता है तो 12 में कितने होंगे, 12 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। बोलो नहीं समझ में आया, ए यार सुनो, अगर हम एक AMU का याद कर लेते हैं ना तो भविष्य में बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लिटा देंगे। समझो 1 AMU है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगर मुझे 1 AMU का पता है तो 12 AMU में सीधा निकल जाएगा। तो दिस इज स्मार्ट वे, ये आसान तरीका। ये क्या है, वही जो बच्चा कुछ पढ़ के नहीं जा रहा, कुछ आइडिया ही नहीं है, बस फॉर्मूला पता है, लगा हुआ है, तो वो ऐसे करेगा। इस तरीके से बहुत लंबा होगा बेटा, वेरी स्मॉल इफेक्टिव तरीका, ठीक है बेटा, फटाफट नोट करो। सो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सुंदर सुंदर बच्चों, मेरे काफी सुंदर बच्चों, अब हम न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। न्यूक्लियस को कैसा समझा गया। सो हर कलर के बच्चे प्लीज यहां ध्यान दो। नहीं भाई नहीं, बहुत
प्लीज मेरे सभी प्यारे बच्चे बी फोकस। सो ओए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है ना इसको इमेजिन करना है। तो कई लोगों ने ऐसे इमेजिन किया कि न्यूक्लियस ऐसा क्यों नहीं हो सकता है जी। कई लोगों ने न्यूक्लियस को ऐसा अजीब सा इमेजिन किया, कई लोगों ने न्यूक्लियस को ऐसा इमेजिन किया। लोगों ने अलग अलग इमेजिन क्यों किया? कहते हैं एक मीटिंग बिठाई गई थी सिर्फ न्यूक्लियस के शेप को इमेजिन करने के लिए। तो उस मीटिंग में हर किसी ने अपना अपना दिमाग लगाया, लेकिन जब किसी ने बोला कि भैया न्यूक्लियस का शेप ऐसा ले लो, तो उसने बोला अगर हम ऐसा शेप लेंगे तो कैलकुलेशंस बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। लोगों ने कहा ऐसा शेप ले लो, मारना स्टार्ट कर दिया। था पागल, जब न्यूक्लियस को हम देख नहीं सकते, इमेजिन ही कर सकते हैं, तो आसान इमेजिन करो। तो लोगों ने न्यूक्लियस को स्फेरिकल इमेजिन किया। आप लॉजिकली सोचो, मैं आपसे बोलता हूं कि आपको सपने में मौका मिला है आप सपने में मौका मिला है घूमने का, तो आप बेसिकली आप घूमोगे तो अच्छी जगह घूमेंगे सपनों में, या फिर आप गटर में घुस जाओगे? ऑब्वियसली नॉट। तो वही वाली बात है, अगर हमें न्यूक्लियस को हम देख नहीं पा रहे और हमें इमेजिन करने का मौका मिला है तो हम न्यूक्लियस को स्फेरिकल मानेंगे। हाँ, न्यूक्लियस को स्फेरिकल मानने के पीछे भी रीजन है। लोगों ने कहा हमारा जो नेचर है, हमारा जो यूनिवर्स है, वो स्फेयर को सपोर्ट करता है, स्फेरिकल चीजों को सपोर्ट करता है। जैसे आप देखोगे मैक्सिमम फ्रूट्स जो होते हैं, मैक्सिमम जनरली वो स्फेरिकल या अंडाकार शेप के होंगे। अगर आप मैक्सिमम प्लैनेट्स देखोगे, प्लैनेट्स कोई भी प्लैनेट देखोगे तो कैसा होगा वो? स्फेरिकल। हमारा सन भी हल्का फुल्का स्फेरिकल जैसा है, हमारा अर्थ भी हल्का फुल्का स्फेरिकल से मिलता है। तो लोगों ने कहा कि हमारे यूनिवर्स में मैक्सिमम चीजें स्फेयर से मैच करती है। समझ पा रहे हो? लाइफ की जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी स्फेरिकल है। जैसे आइज, पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ठीक है, 2 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़, क्या बात है। चलो प्लीज, अंडाकार से, बट मैं जीतूंगा आरी से, स्फेयर। चलो चलो गाइस, ठीक है। तो अज्यूमिंग स्फेरिकल शेप, अब न्यूक्लियस के साइज के बारे में बात करना है। न्यूक्लियर साइज, अब न्यूक्लियर साइज के बारे में बाद में समझेंगे, पहले मैं थोड़ा आपको बेसिक रियलाइज करा दूं कि बेसिक्स क्या क्या हम यूज करेंगे आगे। तो पहला, किसी भी एलिमेंट को ऐसे लिखा जाता है एक्स जेड ए, जहां पर अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो ए में से जेड को माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं ए निकालूं तो क्या होगा बताओ? ए, अगर मुझे ए चाहिए तो ये जेड एन में ऐड हो जाएगा, तो ए इजिकल टू क्या आएगा? एन प्लस जेड। ए यार, तो ए इजिकल टू एन प्लस जेड। अब मुझे लॉजिकल बताओ, एन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन। जेड का मतलब प्रोटॉन। ठीक है, अब सुनो, एक न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटॉन एंड, यानी जेड है प्रोटॉन, एन है न्यूट्रॉन। तो ये जो जेड प्लस एन है, समझना, ये जो जेड प्लस एन है, क्या आपको लगता नहीं है पूरे न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं? अरे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पूरा न्यूक्लियस ए से रिप्रेजेंट हो सकता है। सोचो सोचो सोचो, यानी कि एन प्लस जेड न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो ए के बराबर है, यानी न्यूक्लियस का रिलेशन ए से हो सकता है। थोड़ा बुद्धि लगाओ दोबारा, न्यूक्लियस के अंदर रहता है जेड और ए, और जेड और सॉरी दोबारा, न्यूक्लियस के अंदर जेड और एन, जेड प्लस एन न्यूक्लियस के अंदर, और जेड प्लस एन ए के बराबर है। तो ए क्या करेगा? ए हमारे न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अभी हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है न्यूक्लियर साइज। और न्यूक्लियर साइज पढ़ने के लिए हमने बेसिक को डेवलप किया। बेसिक कहता है कि हमारा जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है, जो कि एक्चुअली में न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस और ए का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो फ्यूचर में हम क्या करेंगे? देखो, फ्यूचर में हम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है बताओ? साइज ऑफ न्यूक्लियस। क्या है बेटा ये? साइज ऑफ न्यूक्लियस। अरे यार, वॉल्यूम मतलब क्या? साइज। हम साइज की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम मतलब साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो लोगों ने दिमाग लगाया, लोगों ने क्या दिमाग लगाया? बोला न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखो ये न्यूक्लियस है और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ए के बराबर होता है। तो ये जो पूरा न्यूक्लियस है उसको ए से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लोगों ने दिमाग लगाया, लोगों ने कहा कि जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस होगा, साइज मतलब वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास नंबर। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस यानी जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, साइज ऑफ न्यूक्लियस वो ए पे डिपेंड करेगा। ए मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। फिर मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर कुछ कांस्टेंट्स आएंगे। ठीक है, सुनो, यहां पर कांस्टेंट आएगा और ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। सर समझ नहीं आया, बता रहा हूं। देखो क्या करोगे आप? अगर मुझे आर क्यूब निकालना है, सुनो, आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? देखो ए अपनी जगह है और इसके डिवाइड में क्या जाएगा बताओ? 4/3 पाई। नहीं आएगा? ए यार क्या बात कर रहे हैं? देखो ना, 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर स्फीयर का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, तो हम आर क्यूब अगर निकाले रेडियस, तो आर क्यूब कैसे निकलेगा? ये जो 4/3 पाई है वो नीचे भाग जाएगा। अगर सिर्फ आर निकाल, अब देखो ये सब कांस्टेंट है, ये सब क्या बताओ? अरे 4/3 पाई और जो भी होगा सब क्या होगा? कांस्टेंट। और जब ये 3 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? 1/3 क्या हो जाएगा? तो यहां से अगर हम रेडियस निकालेंगे
तो रेडियस आएगा आर नॉट, जो कि क्या है बताओ, कांस्टेंट, और ए की पावर 1/3। यानी हमने क्या किया, हमने रेडियस निकाल लिया। क्या निकाल लिया? और रेडियस से ही वॉल्यूम डिसाइड होता है, उसी से साइज डिसाइड होता है। यानी आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोगों ने लॉजिकली सीखा कि रेडियस जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है एटॉमिक मास नंबर पे, उसकी पावर क्या है 1/3, और आर नॉट क्या है बताओ, कांस्टेंट। नहीं समझ में आया? अरे 12वीं क्लास में आकर अगर तुम ये नहीं समझ पाई हो ना बेटा, गड़बड़ है। यहां आर क्यूब है तो मैं 4/3 पाई को नीचे ले गया, और मुझे पता है कि यहां पर सब कांस्टेंट है, तो ये तो 3 उधर जाके क्या हो जाएगा 1/3। तो r इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। अब यहां पर हमारा मेन फॉर्मुला ये है रेडियस का, जो हमने साइज निकाला है, साइज मतलब रेडियस। रेडियस जो है उसमें ये फॉर्मुला है जिसमें आर नॉट हमारा कांस्टेंट होता है, आर नॉट की वैल्यू होती है 1.2 फर्मी। यहां पर एफ एम का मतलब क्या है बेटा, एफ का मतलब है फर्मी, फर्मी। तो आर नॉट है कांस्टेंट जो कि है 1.2 फर्मी, 1.2 10 की पावर -15। फर्मी का मतलब होता है 10 की पावर -15। क्या बात है सर, चैप्टर आसान है सर, ठीक है। अब देखो ये जो 1.2 फर्मी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1.2 10 की पावर -15, लेकिन ये 1.2 बहुत छोटा नंबर है, तो हम गायब करके सीधा क्या लिख सकते हैं बताओ, 10 की पावर -15। ए यार आ गया। देखो आर नॉट जो है 1.2 फर्मी मीटर, तो कोई लिख सकता है 1.2 10 की पावर -15 मीटर, तो कोई लिख सकता है 1.2 की जगह गायब, सिर्फ 10 की पावर -15 मीटर, क्योंकि ये नेग्लिजिबल है ना। अच्छा जी, अभी जो आर नॉट है ये न्यूक्लियर यूनिट रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है? मतलब ये न्यूक्लियस का, इसका नाम रखा गया, कांस्टेंट का नाम न्यूक्लियर यूनिट रेडियस, ठीक है जी। और दूसरा ये आर नॉट का जो ऑर्डर होता है वो न्यूक्लियर फोर्स के ऑर्डर के बराबर होता है। ऑर्डर मतलब एक प्रकार से इसकी वैल्यू, ऐसे मान लो वैल्यू, ये न्यूक्लियर फोर्स के ऑर्डर का होता है। जो न्यूक्लियस का फोर्स होता है ना, वैसा ही इसका वैल्यू है, उससे उसका ऑर्डर उससे मैच होता है। नहीं समझ पाए मेरी बात? अरे बेवकूफो, आर नॉट कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू इतनी है, उसका नाम ये है, अब उसका नाम थोड़ी बदल दूंगा मैं। और उसका ऑर्डर कितना होता है, न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियस में फोर्स होता है उसके आसपास की वैल्यू इससे मैच करती है। मतलब न्यूक्लियर फोर्स जैसा इसका ऑर्डर होता है आर नॉट का, ये जो वैल्यू है ना 10 की पावर -15, ये न्यूक्लियर फोर्स से मैच करता है, ठीक है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो आप लोगों ने मुझसे भी क्या सीखा, आप लोगों ने सीखा कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, या इस टॉपिक को बोल सकते हैं हम साइज ऑफ न्यूक्लियस, या इसको बोल सकते हैं हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। क्या बोल सकते हैं? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अगर आपको रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना है तो फॉर्मुला क्या है, r इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। ये सब कैलकुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मुला याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, यहां पर मैंने पहले लॉजिक भी डेवलप किया कि न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर जो साइज है वो किस पर डिपेंड करेगा, ए पर, क्योंकि पूरा न्यूक्लियस होता है n+z, और n+z a के बराबर है। पूरा न्यूक्लियस होता है n+z जो a के बराबर है, तो न्यूक्लियस का साइज a पर ही डिपेंड करना चाहिए, और वो हमने यहां से प्रूव भी किया। क्या बात है सर। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है, देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखो बोलेगा यार एक कोई एलिमेंट है x 12-24, एक कोई एलिमेंट है x 22-48, इसका रेडियस है r1, इसके न्यूक्लियस का रेडियस है r2, रेशियो बताओ, क्या बताओ। तो आप बोलोगे देख बेटा, r1 होगा r नॉट a की पावर 1/3, r2 होगा r नॉट a की पावर 1/3। अब r नॉट से r नॉट बच जाएगा, जब r नॉट ने r नॉट की बजा दी उसके बाद क्या होगा बेटा, एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट, एटॉमिक नंबर ऑफ सेकंड, दोनों की पावर, ये कॉमन पावर आ जाएगा 1/3, तो यहां हो जाएगा a1/a2। अब a1 कितना है 24, a2 कितना है बेटा, अरे मास नंबर ऊपर होता है बेटे, तो 24 अपॉन में आंसर आ गया। तो r1/r2 कितना आ गया, देखो 24/48 की पावर 1/3। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत बेसिक बेसिक, और बाकी क्वेश्चन तो मैं आपको भर भर के कराऊंगा, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान करी है, जैसे एमसीक्यू और सेशन रीजन, केस स्टडी, सब कुछ। अगर सच में चाहते हो कि सब कुछ यूट्यूब पर आए तो कमेंट करना, बताना कि हाँ मुझे चाहिए। क्या पता मैं वीडियो डालूँ और आप देखो ही ना, तो अपना नाम कमेंट करो, सर मेरा नाम ये है, मेरे को ये सब चीज़ें चाहिए, फ्री में चाहिए, तो मैं सब कुछ दूंगा। सो प्यारे बच्चों, न्यूक्लियाई के एंडिंग लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेसिकली डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस पढ़ेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहां से एग्जाम में आपको सवाल देखने को मिलेगा। टॉपिक का नाम है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब देखो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो इसकी हमें एक डेरिवेशन करनी है। अब आपको इससे पहले यह समझना पड़ेगा कि बेसिकली डेंसिटी का मतलब ही क्या होता है। तो आप बोलोगे सर डेंसिटी हम बचपन से जानते हैं कि डेंसिटी के लिए सिंबल होता है रो, ठीक है रो, पर डेंसिटी का मतलब होता है मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो अब क्वेश्चन है कि हम मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालेंगे। तो मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालेंगे और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालेंगे। डेंसिटी निकालने के लिए आपको मास ऑफ न्यूक्लियस चाहिए, और मास ऑफ न्यूक्लियस के नीचे चाहिए वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो आप लोग क्या तरीका अपनाते हो ये समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकाला जाएगा। तो अगर आपको याद हो कि हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो मान लो एक का मास है स्मॉल एम, एक का मास है स्मॉल एम, और सारे पार्टिकल किसके बराबर होते हैं। तो हमने आपको सिखाया था कि देखो एक का मास है एम, तो टोटल पार्टिकल्स किसके बराबर होते हैं, ए के बराबर।
अगर एक के अंदर m मास है तो a के अंदर मास हो जाएगा a इंटू में m। अब तुम बोलोगे सर समझ नहीं आया सर। अरे बेवकूफ हो, पूरे न्यूक्लियस को a रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि a का मतलब क्या होता है बताओ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो a रिप्रेजेंट पूरा न्यूक्लियस। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर एक पार्टिकल का मास है m तो पूरा मास कितना होगा, a इंटू में m। ऐसे समझो ऐसे कि एक पार्टिकल का मास है m और सारे पार्टिकल कितने हैं, a के बराबर। एक पार्टिकल में m मास है और सारे पार्टिकल है a के बराबर, तो टोटल मास क्या होगा, a इंटू में m। तो सबसे पहले तो आपको ये मानना है कि स्मॉल m हमारा है एवरेज मास ऑफ अ न्यूक्लियन। अ मतलब एक, कि एक का मास है स्मॉल m, तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, a इंटू में m, जहां a प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी पूरा न्यूक्लियस a के बराबर है। तो a मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को एक के मास से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मास आएगा। ऐसे समझो एक पार्टिकल का मास है m, तो a पार्टिकल का मास क्या होगा, a इंटू में m। अच्छा जी, तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि हमें अगर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस निकालना है तो ऊपर लिखना पड़ेगा मास ऑफ न्यूक्लियस और नीचे लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। सो फिर हम डेंसिटी कैलकुलेशन पे आते हैं। तो हम कहते हैं देखो भाई डेंसिटी का मतलब होता है टोटल मास, तो मास तो ये रहा a इंटू में m, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, समझना ध्यान से। हम बोलेंगे सर आपने ये सिखा दिया डेंसिटी का मतलब होता है टोटल मास जो कि a इंटू m है, और वॉल्यूम होता है 4/3 वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन सर आपने पढ़ाया था कि जो रेडियस होता है वो तो होता है r0 a की पावर 1/3। हाँ, तो यहां हम रेडियस की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे। रेडियस का फॉर्मूला हम पहले निकाल चुके हैं 4/3 पाई, और रेडियस की जगह पर r0 a की पावर 1/3 की पावर 3, भूलना मत, ये r का क्यूब है तो इस पूरे का क्यूब, तो r0 a की पावर 1/3 का क्यूब। अब यहां पर क्या होगा ये समझना, m a अपनी जगह पर रहेगा, ये 4/3 अपनी जगह पर रहेगा, पाई अपनी जगह पर रहेगा, r0 की जगह पर 3 आ जाएगा, r0 की पावर 3 और a की पावर 3, और ये वाले 3 कट जाएगा, a बचेगा सिर्फ, क्योंकि ये जो 3 है दोनों के ऊपर पावर है, तो r0 के ऊपर तो आएगा पर a वाले से कट जाएगा। अब यहां देखो a से a कट जाता है, तो जो डेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है m 4/3 पाई r0 क्यूब। और अगर आप यहां पर एक चीज नोट करोगे तो यहां पर प्यारे बच्चों सब कुछ ही कांस्टेंट है। देखो मास ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट रहेगा, सभी न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास सेम रहेंगे। 4/3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और r0 एक कांस्टेंट था अगर आपको याद हो तो। यानी कि जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, ये सब कुछ ही कांस्टेंट है, सब कुछ। ये भी एक कांस्टेंट नंबर है, चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट का मतलब है कि डेंसिटी सेम रहेगा। तो ध्यान रखना न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट मानी गई है, सेम मानी गई है, इस इक्वेशन के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। तो देखो, तो आप डेंसिटी मास अपन में वॉल्यूम, बस यूजिंग द न्यूक्लियर रेडियस फॉर्मूला, आर की जगह पर आप लिखोगे r0 a की पावर 1/3, जैसा मैंने यहां पर किया कि यहां तक सब कुछ सही चल रहा था, फिर आर की जगह पर ये इस्तेमाल करके हमने डेंसिटी को प्रूफ किया। अब मेरे प्यारे बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो देखो ये सब हमने निकाल के आपको दिखा दिया बढ़िया सा, और रिव्यू बता दिया कि डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होता है। अब यहां पर क्या बात है जो आपको ध्यान देना है, पहले आप नोट कर लो एक बार प्यारे बच्चों। तो डेंसिटी बेसिकली यहां पर सबसे खास बात क्या है जो एग्जाम में पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन आएगा, आप लिखना चाहो तो खुद से लिख लेना, डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए से ए कट जाता है, डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन आता है प्रूफ दैट डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। दूसरा क्वेश्चन आता है प्रूफ दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट, प्रूफ दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट। दोनों क्वेश्चन में सेम आंसर करना है। और तीसरा क्वेश्चन आता है राइट द डेरिवेशन या एक्सप्रेशन फॉर न्यूक्लियर डेंसिटी। तो तीनों क्वेश्चन में सेम तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सिंपल टेक्निक होता है। नाउ फाइनली इस चैप्टर के एंडिंग में पहुंचने से पहले मैं आप लोगों से कुछ न्यूट्रॉन के बारे में बात कर लूं जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बात किया था। देखिए न्यूट्रॉन क्या है सबको पता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूट्रॉन की खास बात क्या है, इसका चार्ज होता है 0, न्यूट्रल होता है, ये चार्जलेस होता है। फिर अ न्यूट्रॉन इज स्टेबल ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही स्टेबल होता है। दोबारा, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, वहीं पर ये स्टेबल होता है। तो कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। इफ अ न्यूट्रॉन इज आउटसाइड द न्यूक्लियस, अगर न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से बाहर रख दोगे, जैसे ये न्यूक्लियस है, यहां पर न्यूट्रॉन है, आपने इसको बाहर रख दिया तो ये टूट जाता है। तो होता क्या प्यारे बच्चों, व्हेन न्यूट्रॉन इज आउटसाइड द न्यूक्लियस इट बिकम्स अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है और इसका हो जाता है डिके, ये डिके हो जाता है और टूट के क्या बनेगा, देखो टूट के प्रोड्यूस करेगा ये। अ न्यूट्रॉन इज आउटसाइड द न्यूक्लियस, इफ अ न्यूट्रॉन इज आउटसाइड द न्यूक्लियस, अगर इसको न्यूक्लियस से बाहर रखोगे ये अनस्टेबल होगा तो अंडर गोज डिके, डिके मतलब सड़ना गलना टूटना, डिके हो जाएगा और प्रोड्यूस करेगा या तो प्रोटॉन या तो इलेक्ट्रॉन या अदर एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल। यानी जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर स्टेबल नहीं होता और न्यूक्लियस के बाहर वो टूट जाता है अलग अलग पार्टिकल्स में, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और कुछ भी ये बन सकता है, ये इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये न्यूक्लियॉन्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें थी, आप नोट कर सकते हो। और न्यूक्लियॉन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, सभी पार्टिकल्स को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, है ना। अब प्यारे बच्चों यहां पर एक टॉपिक आता है हमारे पास चैप्टर में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, कि भैया ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तुम कहते किसको हो।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक न्यूक्लियस के अंदर, जैसे ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर होता है न्यूट्रॉन, जो इस पूरे न्यूक्लियस को संभाल के रखता है, इस न्यूक्लियस को संभाल के रखता है। तो लिखा है देखिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स दैट बाइंड्स, मतलब बांधना, बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। अब तुम बोलोगे न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? अरे भैया इसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी पार्टिकल्स को जो बांध के रखे, इन सभी पार्टिकल्स को जो संभाल के रखे, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स दैट बाइंड्स, बाइंड्स मतलब बांधना, बांधना, दैट बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस, जो इन सबको बांध के रखे। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर प्लस प्लस में रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो न्यूक्लियस फट जाएगा, पर हम चाहते हैं न्यूक्लियस नहीं फटे। तो यहां पर कौन सा फोर्स होता है जो न्यूक्लियस को फटने नहीं देता? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो सभी न्यूक्लियॉन्स को, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांध के रखता है, पकड़ के रखता है, दबा के रखता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। याद रहेगा सबको, ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, ध्यान रखना। देखो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कैरेक्टरिस्टिक, चरित्र, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। अभी क्या है देखो, ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज नेचर, नेचर में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स इसी को कहा जाता है, ध्यान रखना। फिर शॉर्ट रेंज फोर्स, ये बहुत कम रेंज का होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, रेंज इसकी छोटी होती है, शॉर्ट रेंज फोर्स न्यूक्लियस के अंदर होता है ये। फिर वेरीज विद डिस्टेंस। अब ये ग्राफ की हेल्प से आपको समझ में आएगा, ये ग्राफ वाला टॉपिक है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियर फोर्स हमने पढ़ा कि भैया स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ठीक है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट है, छोटा इसका रेंज है, और ये डिस्टेंस के साथ चेंज होता रहता है, जो हम ग्राफ की हेल्प से भी सीखेंगे। फटाफट मैं ग्राफ इसमें डाल देता हूं। प्यारे बच्चों, अब इस ग्राफ को देखो, ठीक है, ये बेसिकली पता है क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ये जो ग्राफ बनाया गया है, ये दो न्यूक्लियॉन्स को पकड़ा गया है, पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन, पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन समझते हो बेटा? ये दो पार्टिकल, न्यूक्लियस के दो पार्टिकल को पकड़ा गया है, और उनके बीच का ये कोई डिस्टेंस है, कुछ भी डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस है x, ठीक है। अब यहां पर फील करना है ग्राफ कैसा है, इस ग्राफ को समझना बहुत समझदारी का काम है। देखो इस ग्राफ के एक तरफ आपको दिखाई देगा पोटेंशियल एनर्जी, इस ग्राफ में एक तरफ है एनर्जी और एक तरफ दिखाई देगा आपको डिस्टेंस। यानी मैं यहां पर बताऊं तो ग्राफ के एक कोने पर है पोटेंशियल एनर्जी और एक तरफ है डिस्टेंस। और ये जो ग्राफ बनाया जा रहा है दो पार्टिकल के लिए बनाया जा रहा है, दो पार्टिकल के लिए। इन पार्टिकल के बीच में फोर्स है, कौन सा फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो इस ग्राफ में एक चीज आपको समझ में आएगी बहुत तगड़ी, कि जब पार्टिकल दूर दूर है, ये डिस्टेंस काफी दूर है, देखो ये डिस्टेंस, हम दूर में खड़े हैं। अबे गधो, इस तरफ डिस्टेंस है ना, अब फील करो, डिस्टेंस इस तरफ है, यानी हम इधर है, डिस्टेंस में काफी दूर है। तो जो दो पार्टिकल के बीच में अगर डिस्टेंस दूर है, देखो पार्टिकल सभी दूर दूर है, मान के चलो, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी थोड़ा ऊपर है, आपको दिख रहा होगा हाइट में। इस चीज को हल्का हल्का समझो कि जब दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, देखो ये है डिस्टेंस वाली एक्सिस, देखो डिस्टेंस वाली एक्सिस है ये, तो अभी हम यहां पर है, यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो इनकी एनर्जी थोड़ी ऊपर है, ये एनर्जी ऊपर है, यहां एनर्जी ऊपर है। अब धीरे धीरे इनकी एनर्जी घट रही है। जब हम यहां पर आ गए, देखो यहां पर डिस्टेंस कम है, आपको दिख रहा होगा नीचे, नीचे ये डिस्टेंसेस कम है, देखो ना ये डिस्टेंस कम है बेटा, यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है। अबे बेवकूफो, इस तरफ डिस्टेंस है, तो यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो पार्टिकल्स की एनर्जी ऊपर है। लेकिन मतलब अगर ऐसा है कुछ कि अगर ये जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो आपको ये पॉइंट देखना है, ये वाला। फिर यहां ऐसा समझो, ये तब है जब पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तब ये ऐसा है। अब पार्टिकल्स थोड़े पास पास आ गए हैं, पार्टिकल जब पास पास आ गए तो उनकी एनर्जी ऐसे नेगेटिव में डाउन हो रही है। तो ये चीज अट्रैक्शन का प्रूफ होता है, अट्रैक्शन। देखो जब भी पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं तो उनकी एनर्जी कम होती है। देखो जब पार्टिकल दूर दूर थे, थोड़ी एनर्जी उनकी ज्यादा थी, थोड़ी एनर्जी उनकी ज्यादा थी, आपको दिख रहा होगा। लेकिन जब पार्टिकल थोड़े पास आए, पास आए, पास पास पास, तो इनकी एनर्जी डाउन हुई। तो बेटा एनर्जी डाउन अट्रैक्शन का प्रतीक होता है, पार्टिकल्स जब भी पास आते हैं उनकी एनर्जी डाउन होती है। तो यहां तक ये अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों आप समझना ध्यान से एक और बात, जब पार्टिकल बहुत ही ज्यादा पास आ जाते हैं, बहुत पास, तो उनके बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है, रिपल्शन। तो पार्टिकल्स में अब रिपल्शन स्टार्ट होगा, रिपल्शन स्टार्ट होने का मतलब है कि उनकी एनर्जी बढ़ेगी। तो इसके बाद समझना, इसके बाद जब पार्टिकल बहुत पास आ गए तो यहां पर ये रिपल्शन का रीजन है, रिपल्शन, यहां पर रिपल्शन है, ये रिपल्शन हो रहा है, ध्यान रखना। सर मुझे तो समझ नहीं आ रहा, किसको समझ में आया आज तक ये बताओ, ग्राफ किसको समझ में आया? आप थोड़ा लॉजिकल बात करो कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। देखो इस चीज को समझो, दो पार्टिकल्स है, उनके बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है, उनकी एनर्जी लेवल ये, फिर पार्टिकल पास आ गए, एनर्जी लेवल डिक्रीज हो गई और यहां पर आके रुकी एनर्जी लेवल। तो पार्टिकल पास आएंगे तो एनर्जी डिक्रीज होगा, ये लॉजिकली सही है। लेकिन जब पार्टिकल को आप बहुत क्लोज ले आओगे तो उनकी एनर्जी एकदम से बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ने, देखो एनर्जी घटने का मतलब था अट्रैक्शन, तो यहां पर ये अट्रैक्शन को फील करवा रहा है। लेकिन जब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास आ गए तो इनमें हो गया रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब समझते हो?
बिल्कुल समझते हो कि पार्टिकल बहुत पास है, बहुत सिंपल सी बात है। जब तक देखा नहीं होता बहुत सारा प्यार देख लिया, खत्म। दैट्स वेरी लॉजिकल अंटिल सुनो, प्यार कब तक रहता है? जब एक इंसान दूर है, दूसरा इंसान दूर है, बहुत शादी ब्याह हो गई, सब कुछ शादी ब्याह हो गया, सब कुछ कॉमन। क्या? अरे हो गया यार। मेरे कहने का मतलब है किसी भी रिलेशन में डिस्टेंस मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फैक्ट है ये, देखो दो पार्टिकल्स दूर दूर थे, वो सोच में मन में ही सोचते तो खुश थे, ओहो ओहो। पार्टिकल पास आ रहे हैं तब भी ठीक है, ठीक है ठीक है, लेकिन ज्यादा ही पास आ गए। पहले मन करता था, अब मन भी नहीं कर रहा। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन रियलिटी। तो व्हेन यू कम टू क्लोज, रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है, झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि थोड़ी दूरियां इंपॉर्टेंट है। देखो अब सुनो, अगर यही चाचा तुम्हारे मामा जो मामा है वो गांव में रहते तो अरे वो छुट्टियों में मामा के यहाँ जाएंगे, या फिर कहीं गलती शादी ब्याह में, अरे मामा मामा है यार, मामा के लड़के भाई हमारे भाई है भाई है, और वही बगल वाली मकान में रहते हो मामा, तो वो वाली फील नहीं आई है फिर। समझ मेरी बात? वही वाली बात है यार, बड़े अगर बगल के मकान में है तब तो मामा वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, डेली देख रहे, शादी में मिल रहे तो हाँ ठीक है, कल इसका मुंह देखा था हटा यार। तो वही वाली बात है, दूरी हो तो अट्रैक्शन, और ज्यादा क्लोज में रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको ये समझा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो सुनना ध्यान से। तो देखो यार, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वेरीज विद डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ न्यूक्लियर फोर्स चेंज होता रहता है। तो देखो, अट्रैक्टिव एट शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस पर ये अट्रैक्टिव रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकम्स रिपल्सिव एट वेरी स्मॉल सेपरेशन, अगर बहुत छोटा डिस्टेंस हो जाए, बहुत कम सेपरेशन है, बहुत ही कम सेपरेशन है, बहुत क्लोज आ गए, आपने डिस्टेंस को बहुत कम कर दिया, देख रहे हो पीछे आने का मतलब है डिस्टेंस कम करना। जब आप डिस्टेंस कम कर रहे हो तो रिपल्शन हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना बेटा, एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या होता है? रिपल्शन। एनर्जी घटने का मतलब अट्रैक्शन, बढ़ने का मतलब रिपल्शन। तो ग्राफ प्रूव्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स। क्या होता है ये? शॉर्ट रेंज फोर्स। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट रेंज तक ही क्या होता है? शॉर्ट रेंज तक ही अट्रैक्टिव होता है। ध्यान रहेगा सबको? और बहुत कम कर दिया तो रिपल्सिव। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप प्लीज इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते। और सुनो, मैं होमवर्क दे रहा हूं, न्यूक्लियर फोर्स के 2-3 कैरेक्टर और होमवर्क दे रहा हूं। 2 से 3 मोर कैरेक्टर याद करना है आपको, याद करना मतलब पढ़ना है। मोर कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, जैसे कि ये स्पिन पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, चार्ज पे डिपेंड करता है कि नहीं करता। ठीक है, इन सब पे ध्यान रखना है, बताना है आपको। देखो, न्यूक्लियर फोर्स एक्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, एग्जाम्स के लिए। बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। ये सभी पार्टिकल्स के बीच का फोर्स होता है, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, सेकंड पॉइंट है। शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, बहुत शॉर्ट रेंज का होता है। ठीक है, फोर्स बिकम्स जीरो बियॉन्ड 3 फर्मी, मतलब अगर आप बहुत दूर चले जाओगे तो फोर्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर की बात है, अगर आप दूर जाओगे तो फोर्स जीरो हो जाएगा। अट्रैक्टिव एट नॉर्मल डिस्टेंस बट रिपल्सिव बिलो 0.5 फर्मी। क्या मतलब है? वो ये मतलब है कि भैया अट्रैक्टिव यहीं तक होता है, कहां तक? यहां तक अट्रैक्टिव होता है, यहां तक अट्रैक्टिव होता है, और उसके पीछे चले जाओगे तो रिपल्सिव। अगर डिस्टेंस बहुत कम हो जाए तो क्या हो जाता है? ये रिपल्सिव। तो लिख दिया मैंने, ये रहा, अट्रैक्टिव एट नॉर्मल डिस्टेंस बट रिपल्सिव बिलो 0.5। सोचो 0.5 फर्मी से भी नीचे आ गए, बहुत पीछे आ गए, डिस्टेंस बहुत ही कम कर दिया, पार्टिकल्स को बिल्कुल चिपका दिया, तो वो रिपल्सिव हो जाएगा। चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों? यहां पर क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी जो फोर्स होगा उस फोर्स का नाम क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी जो फोर्स है वो भी क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी फोर्स, मतलब कि ये जो फोर्स है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी हो जाता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन, नहीं समझ पा रहे? क्योंकि वो चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज इंडिपेंडेंट, उसको चार्ज से फर्क ही नहीं पड़ता। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स हो जाएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में हो जाएगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, यानी सभी पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है। अच्छा, स्पिन डिपेंडेंट, कि स्पिन कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? आपको पता होगा पार्टिकल्स की स्पिन होती है, तो ये जो फोर्स है स्पिन पे डिपेंड करता है। नॉन सेंट्रल फोर्स है, ये सेंट्रल फोर्स नहीं होता। ठीक है, नॉन सेंट्रल फोर्स डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन एज वेल एज डिस्टेंस। देखो, नॉन सेंट्रल फोर्स है क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। अब सुनो, तुम बोलोगे सर आपने 8th पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। सर आप ये सारे पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ा रहा हूं कि एग्जाम में कभी आपको लेने के देने ना पड़ जाए। समझ पा रहे हो? तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख लो बस, और कुछ भी नहीं है। नॉन सेंट्रल पता होना चाहिए, स्पिन डिपेंडेंट पता होना चाहिए, चार्ज इंडिपेंडेंट पता होना चाहिए, और ये सब बातें बस पता होना चाहिए, और कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नीड ही नहीं है फिलहाल। ठीक है, किसी को अगर लिखना है, नहीं लिखना है तो फोटो खींच सकते हो, टेक 1 मिनट ऑफ टाइम। ठीक है, चलो बेटा, अब अपने पास जो टॉपिक है ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाइंडिंग एनर्जी किसे कहते हैं देख लो। सुनो, बाइंडिंग एनर्जी को समझना। अभी जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है समझना। तो मैं आपको ना छोटी सी स्टोरी समझाऊंगा ताकि आप समझ सको कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है। बेसिकली होता क्या है, मैंने कहा मान लो ये न्यूक्लियस है, समझना,
मान लीजिए न्यूक्लियस है, ओके, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, पर ये न्यूक्लियस बना कैसे होगा ये इमेजिन करो। न्यूक्लियस बनता कैसा है, ये बनता कैसे होगा इमेजिन करो। तो ऐसा हुआ होगा कि पहले धरती पर न्यूट्रॉन बने होंगे, न्यूट्रॉन, धरती पर प्रोटॉन बने होंगे, फिर ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन इकट्ठा हो गए होंगे, इकट्ठा, कहीं धरती पर न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, और वो इकट्ठा हुए होंगे, और जब ये इकट्ठा हुए होंगे तो हमने बोल दिया भैया न्यूक्लियस बन गया। सोचो लॉजिकली, ये गांव कैसे बसता है? जब 10-10 जगह के लोग आके इकट्ठा रहने लग जाते तो हम बोलते भाई गांव है, बस्ती है। बस्ती का नाम बस्ती क्यों पड़ा है, समझे तुमने? कि वहां पर आके लोग बस गए तो नाम रख दिया उसका बस्ती। समझे मेरी बात को? तो वैसे ही समझो, वैसे जब न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन आके यहां बस गए तो न्यूक्लियस बन गया। तो यहां पर पता है गजब की बात क्या है? गजब की बात क्या है समझना। मान लो 4 किलो न्यूट्रॉन और 8 किलो प्रोटॉन, एग्जांपल ले रहा हूं, 4 किलो न्यूट्रॉन और 8 किलो प्रोटॉन आके यहां बस गए, तो यहां कितना होना चाहिए बताओ? 8 और 4 12, पर यहां पर 10 किलो ही है। अब यही दिक्कत है, अब दिक्कत ही यही है कि भैया जब 4 किलो यहां से आए और 8 किलो यहां से आए और मिलके यहां, तो यहां पर 8 और 4 होना चाहिए 12, पर ये 10 किलो ही क्यों है? तो लोगों ने दिमाग लगाया। लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि यहां पर आ गया है मास डिफेक्ट। क्या गया है? मैं आपको स्टोरी समझा रहा हूं। मास डिफेक्ट आ गया है, होना चाहिए 12 है 10, तो मास डिफेक्ट को बोला गया डेल्टा एम। क्या बोला गया बेटा? डेल्टा एम। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज मास डिफेक्ट, तो आप बोलोगे जब इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जो इंडिविजुअल पार्टिकल है उसका मास, देखो सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सम ऑफ मास ऑफ इंडिविजुअल, मतलब अकेले अकेले प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास देखोगे और न्यूक्लियस का मास देखोगे तो उसके बीच में गैप है, गैप, उसी को मास डिफेक्ट कहा गया है, जो कि हम पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल हमें मास डिफेक्ट नहीं पढ़ना है, अभी बस सुनते रहो कहानी। तो यहां पर मास डिफेक्ट है जो कि बेसिकली कितना है बताओ? 2 किलो। कितना है? तो यहां पर फिर एक दिक्कत आई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, और तुम खुलेआम 2 किलो मास गायब कर चुके हो। तो आइंस्टाइन ने आके कहा, आइंस्टाइन साहब ने आके कहा जो ये मास डिफेक्ट है, ये बेसिकली ये जो डेल्टा एम है ना आपका 2 किलो, ये एनर्जी बन गया है। क्या बन गया है? एनर्जी बन गया है। एक्चुअली मास कहीं गायब नहीं हुआ है, वो मास क्या बन गया है? एनर्जी बन गया है। अब ये एनर्जी बन गया है कैसे? तो बोला जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बंध रहे थे, क्या हो रहे थे? न्यूट्रॉन प्रोटॉन बंध रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे, एक साथ बंध रहे थे, बंधन में आ रहे थे, तब जो मास डिफेक्ट आया ना वो बेसिकली एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। थोड़ा भी समझ में आएगा आपको। देखिए बाइंडिंग एनर्जी को समझिए। बाइंडिंग मतलब बांधने की एनर्जी। क्या बेटा? बाइंडिंग मतलब बांधना। अरे बाइंडिंग किसे कहते हैं? बाइंड करना, बांधना। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यूक्लियॉन्स कंबाइन टू फॉर्म न्यूक्लियस। समझो मेरी बात को? तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है बेटा? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यूक्लियॉन्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूक्लियस। तो हो क्या रहा है बेटा? जब ये जो न्यूक्लियॉन्स है, ये न्यूक्लियॉन्स ही तो है, जब ये न्यूक्लियॉन्स बेसिकली कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होते वक्त क्या होता है? मास का डिफेक्ट पैदा होता है, या जो मास डिफेक्ट पैदा हुआ है बेसिकली वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। हो, क्या बात है, क्या बात है। इसको फील करो, ऐसे फील करो कि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन कहीं भटक रहे थे, बहुत ठंड का मौसम है, मजाक कर रहा हूं, ये दोनों गए, ठीक है? तो जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में कंबाइन होंगे, जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी बेटा? एनर्जी रिलीज। तो इसी को क्या बोला गया? बाइंडिंग एनर्जी। पर ये एनर्जी आया कहां से? क्योंकि अब एनर्जी भी क्रिएट नहीं हो सकता, एनर्जी भी क्रिएट नहीं हो सकता। अब एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकता तो क्या किया जाए? तो लोगों ने कहा अच्छा यहां मास डिफेक्ट आता है, और वही मास जो है आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो जितना भी मास का डिफेक्ट है, जितना भी मास का डिफेक्ट है वही बेसिकली एनर्जी बन गया है। तो आपसे बोलूं कि डेल्टा एम क्या है? मास डिफेक्ट। और डेल्टा एम की वजह से ही क्या निकल, डेल्टा एम ही क्या हो रहा है? एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपसे बोलूं कि बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मुला बताओ, तुम क्या बोलोगे? डेल्टा एम सी स्क्वायर। कितने मास का डिफेक्ट है? सी स्क्वायर। ये एनर्जी का ही तो फॉर्मुला होता है। अरे आइंस्टाइन ने क्या बोला कि मास से एनर्जी का फॉर्मुला ये होगा डेल्टा एम सी स्क्वायर, और यही वाला एनर्जी तो बाइंडिंग एनर्जी है। तो बाइंडिंग एनर्जी का ये फॉर्मुला होता है। कई लोग इसको उल्टा पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं? बोले कहते हैं दोस्त अगर कोई न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस जब बन रहा होगा, जब न्यूक्लियस बन रहा होगा तो इसने एनर्जी रिलीज की होगी, इसने एनर्जी रिलीज की होगी 10 जूल। क्योंकि देखो न्यूट्रॉन आया, प्रोटॉन आया, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब कंबाइन हुए तो एनर्जी रिलीज हुई कितना? 10 जूल। तो लोग कहते हैं देखो ये है बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी 10 जूल है। तो लोग उल्टा क्या पढ़ाते हैं? लोग कहते हैं काम करो आप ना इसको 10 जूल की एनर्जी दे दो। समझो, अगर 10 जूल की एनर्जी रिलीज हुई है तो न्यूक्लियस बना है, अगर हम 10 जूल सप्लाई कर देंगे तो न्यूक्लियस टूट जाएगा। उल्टा काम कर रहे हैं। देखो कोई चीज बनी कैसे है? 10 जूल एनर्जी रिलीज करके। आप 10 जूल एनर्जी उसको सप्लाई करोगे तो न्यूक्लियस टूट जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू अगर 10 जूल है तो यहां भी तो आप 10 जूल ही दे रहे हो, तो इसको भी बाइंडिंग एनर्जी कई लोग कह देते हैं।
तो दो तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। पहला तरीका ये होता है बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन करने का, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स। अब अगर आप उसको तोड़ना चाहते हो तो आपको बाइंडिंग एनर्जी जितना ही देना पड़ेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करने का एक अलग तरीका भी है। देखो दो तरीके होते हैं, मैंने आपको दोनों बता दिया। तो पहला तरीका है बाइंडिंग एनर्जी का, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस। अगर आपको न्यूक्लियस को ब्रेक करना है तो उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा, तो उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोल देंगे। या इसका जो असली तरीका है समझने का क्या है, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यूक्लियॉन्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूक्लियस। क्या बात को समझ पाए? दर्द हुआ किसी को भी? नहीं, बहुत सिंपल बात है। यानी अगर ये कंबाइन हुए हैं और 10 जूल रिलीज हुआ है, इसको आप बाइंडिंग एनर्जी कहते हो। कंबाइन होने में 10 जूल रिलीज हुआ तो तोड़ने में भी कितना देना पड़ेगा? 10 जूल, तो उसी को आप बाइंडिंग एनर्जी भी बोल सकते हो। तो बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आपको बेहतर क्या लगता है, तो आप कहोगे बाइंडिंग यानी बांधने में जो एनर्जी रिलीज हुई, जब न्यूक्लियस बंधे, जब पार्टिकल्स बंधा तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, उसको बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। अब प्यारे बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर का, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर ए, जो कि अभी हम करने जा रहे हैं। तो आपको बाइंडिंग एनर्जी समझ में आया, फिर मैं आपको मास डिफेक्ट समझाऊंगा। अभी वैसे मास डिफेक्ट मैं आपको समझा चुका हूं, फिर भी समझाऊंगा मैं। और दोस्तों अब ये ग्राफ ना आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ में से एक है, ठीक है। अब इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, समझना। देखो ये ग्राफ बना कैसे, पहले सीख लो। तो एक तरफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन का मतलब होता है आपको ए से डिवाइड करना है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ए होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, और हमें एक के लिए निकालना है तो हमें ए से, अरे सब कुछ छोड़ो, आप सिंपल याद रखो, ये बाइंडिंग एनर्जी है अपॉन में ए, मतलब इस तरफ बाइंडिंग एनर्जी है और इस तरफ होता है एटॉमिक मास नंबर। देखो ग्राफ देखो, एक तरफ है बाइंडिंग, इसको ऐसे पढ़ते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और एक तरफ होता है एटॉमिक मास नंबर। तो अगर आप ये देखोगे ना इस ग्राफ में सबसे खास बात क्या है, ग्राफ ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, उसके बाद ऐसे डिक्रीज हो जाता है ग्राफ। ग्राफ का शेप देखो, शेप आपको यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस ग्राफ से। देखो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे जाके यूं टप्पे खाते हुए यहां, फिर यहां पर हमारा सबसे मेन पॉइंट है आयरन। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी से आपने क्या समझा, तो मैं आपको बोलूंगा बाइंडिंग एनर्जी से आप थोड़ा उल्टा वाला डेफिनेशन समझो। उल्टा वाला डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझाता है। देखो बाइंडिंग एनर्जी का आप क्या डेफिनेशन समझो, तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी, क्योंकि देखो जितना जुड़ने में लगा था उतना ही तोड़ने में लगेगा। सुनो, अगर जुड़ने में 10 जूल है तो तोड़ने में भी 10 जूल ही लगेगा। तो ऐसे याद रखो, तोड़ने की एनर्जी, तोड़ने की एनर्जी। अब मेरे मित्रों अगर हम बात करते हैं आयरन के लिए, तो आपको बड़ी कमाल की बात दिखाई देगी। आयरन का बाइंडिंग एनर्जी सबसे हाई है, इसका पीक है सबसे ऊपर है। आयरन का बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा, अगर आप ठीक से देखोगे तो आयरन का बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने का क्या मतलब है, अगर किसी का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो लोहे को आप आसानी से नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसको, बात को फील कर पा रहे हो। लेकिन आपको आगे क्या दिखाई देगा ये समझना, आगे आपको दिखाई देगा कुछ अलग ही फंडा है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है कि आयरन के बाद बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं, कंपाउंड्स, तो आपको दिखाई देगा कि यूरेनियम जब हम यहां पहुंचते हैं तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है। बाइंडिंग एनर्जी कम होने का मतलब है कि ये आसानी से टूट सकता है। देखो अगर किसी की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो तोड़ने की एनर्जी भी क्या होगी उसकी, ज्यादा। तो मतलब अगर हमें आयरन के न्यूक्लियस को तोड़ना है, अगर मुझे आयरन के न्यूक्लियस को तोड़ना है तो हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और यूरेनियम को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। अगर किसी की बाइंडिंग एनर्जी कम हो, इस बात को फील करना प्यारे बच्चों, अगर किसी की बाइंडिंग एनर्जी कम हो तो वो आसानी से टूट जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा, इजीली। नहीं आई बात समझ में? अब देखो यहां पर, अब ये सब बातें आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब नाउ फोकस एट दिस, जो मैं आपको फोकस कराना चाहता हूं, थोड़ा इनको भी देखो ध्यान से, इनको देखना थोड़ा ध्यान से, कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी भी बड़ी कम है। दिख रहा है आपको? अबे इनकी एनर्जी बहुत कम है, इनकी एनर्जी भी क्या है, कम है। अच्छा, तो लोगों ने कंक्लूजन निकाला, लोगों ने कहा देखो भैया आयरन जो है ना बड़ा स्टेबल है, दिस लाइन, दिस इज वेरी स्टेबल, ये काफी अच्छी पोजीशन पे है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी अच्छी है, हाई है, तो आयरन है स्टेबल। तो आयरन की बड़ी तारीफ होने लग गई, तो सभी आयरन की तारीफ हो रही है, तो हर कोई आयरन जैसा बनना चाहता है। नहीं समझे मेरी बात को? हर कोई कैसा बनना चाहता है, आयरन जैसा। तो बेटा यूरेनियम क्या करता है, यूरेनियम कहता है जी मैं तो छोटा होना चाहता हूं, क्योंकि आयरन का आपको पता होगा इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है और मास होता है 56, मास नंबर 56 होता है। तो यूरेनियम कहता है जी मैं तो छोटा होना चाहता हूं, मैं आयरन जैसा बनना चाहता हूं। तो इधर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इधर के पार्टिकल्स आयरन की कॉपी करना चाहते हैं, यानी आयरन जैसा छोटा बनना चाहते हैं, काफी बड़ा है, 238 है इसका मास, और इसका मास है 56 के आसपास। तो ये जो 238 है, 56 कैसे बन सकता है बताओ, टूट के। कैसे बन सकता है, टूट के। तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। फिजन मतलब टूटना। तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन, तो आप बोलोगे जो बड़े एलिमेंट्स होते हैं लाइक यूरेनियम, थोरियम, सुना आप लोगों ने, ये रेडियो एक्टिव होते हैं, सुना आप लोगों ने? अरे रेडियो एक्टिव का क्या मतलब है, रेडियो एक्टिव का मतलब है कि तुमने अपने हाथ में उसको रखा हुआ है, अब उसके अंदर से पार्टिकल्स निकलेंगे, अब उसके अंदर से पार्टिकल्स निकलेंगे। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है समझो, कि मान लो ये पेन रेडियो एक्टिव है, तो धीरे धीरे ये डिसइंटीग्रेट होगा,
ये टूटेगा, टूट के तुम्हारे यहां छेद देगा, वहां छेद देगा, वहीं छेद देगा। समझे मेरी बात को? तो तुम हो जाओगे मतलब मतलब उससे क्या होगा कि आप बीमार पड़ जाओगे। क्यों? तुम्हारी बॉडी में जा रहे हो। बात समझ पा रहे हो? तो रेडियो एक्टिव यही तो है मतलब, जो टूटे तो होगा क्या बेटा? जो बड़े एलिमेंट्स है वो टूटेंगे, क्या होंगे? और जब वो टूटेंगे, वो टूटना क्यों चाहते हैं? क्या बन जाए वो? आयरन जैसा बन जाए, वो स्टेबल बन जाए। तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब टूटना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? बेसिकली स्टेबिलिटी पाने के लिए बड़े वालों का छोटा रूप धारण करना। तो ये क्या करते हैं? अपने अंदर से पार्टिकल्स निकालते रहते हैं ताकि मैं छोटा हो जाऊं। मेरी बात समझ पाए? अरे नहीं समझ पाए? तो अपने अंदर से पार्टिकल फेंके जा रहे बाहर कि मैं आयरन जैसा बन जाऊं, आयरन जैसा बन जाऊं। दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। भाई इतना ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है बस। तुम्हें लगता होगा ना, अरे भाई न्यूक्लियर साइंटिस्ट लोग क्या बंदे होते होंगे। अबे कुछ नहीं होते, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हो लोग। ठीक है, अब सुनो। अब ये जो छोटे पार्टिकल्स है, ये जो छोटे पार्टिकल्स है, इनके मन में भी लालच है। क्या लालच है? कि यार काश काश हम आयरन जैसा बन जाए। तो ये आपस में कंबाइन होकर यहां जाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? पार्टिकल का आपस में जुड़ना। तो ये जुड़ रहे हैं, जुड़ना, जुड़ना, और ये टूटना, टूटना। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन खुद रेडी करना, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, फ्यूजन क्या है। आप सुनो बेटे। अच्छा देखो, अब देखो, अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं ग्राफ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर। तो पीक्स नियर आयरन, आयरन का काफी पीक है, पीक मतलब स्टेबल है। लोअर फॉर वेरी लाइट, क्या लिखा है? लोअर फॉर वेरी लाइट एंड वेरी हैवी न्यूक्लियस। अगर कोई हैवी न्यूक्लियस है तो उसकी वैल्यू भी कम है, और जो छोटे न्यूक्लियस है उसकी वैल्यू भी कम है। छोटे वाले की वैल्यू कम है, बड़े वाले की वैल्यू कम है। और पीक किसका है? पीक आयरन का। तो ये भी आयरन के पास आना चाहेगा, और ये भी आयरन के पास जाना चाहेगा। इसके पास क्या ऑप्शन है? छोटे है तो ये आपस में कंबाइन होंगे। अरे छोटा है तो बड़ा होने के लिए कंबाइन होगा, तो फ्यूजन बोलेंगे, फ्यूजन। और ये बड़े हैं तो अपने आप को तोड़ेंगे ताकि क्या हो जाए? छोटे। तो छोटे वाले कंबाइन होते हैं और बड़े वाले टूटते हैं। अब दिखाए देखो, फ्यूजन इंक्रीज बाइंडिंग एनर्जी। अगर फ्यूजन हो जाए, क्या हो जाए? फ्यूजन मतलब जुड़ना। जुड़ने से क्या फायदा है बताओ? इंक्रीजेस बाइंडिंग एनर्जी फॉर लाइट, लाइट मतलब हल्के न्यूक्लियाई। तो फ्यूजन से हल्के न्यूक्लियस जुड़ेंगे, जो छोटे न्यूक्लियस है वो जुड़ेंगे, और उनकी एनर्जी बढ़ेगी, तो उनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। अच्छा, फ्यूजन से क्या होगा? इंक्रीज बाइंडिंग एनर्जी। फ्यूजन से कैसे भाई? जब वो टूटेंगे, टूटेंगे तो तभी तो जलाएंगे, और उनकी एनर्जी क्या होगी? आयरन जैसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यानी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने से वो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उनकी, वो जल्दी नहीं टूटेंगे। बात समझ पा रहे हो? तो बेटा आप लोगों ने क्या सीखा कि अगर किसी की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो वो क्या होगा? स्टेबल। तो बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर आयरन की एनर्जी ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो इधर वाले इसकी कॉपी करने के लिए टूटेंगे, और इधर वाले जुड़ के इसकी कॉपी करना चाहेंगे। तो छोटे वाले जुड़ते हैं ताकि वो आयरन जैसी अच्छी एनर्जी को पा सके, बड़े वाले टूटते हैं ताकि वो आयरन जैसी एनर्जी को पा सके। मैं आपको होमवर्क में 2 ही लाइन पढ़ने के लिए दे रहा हूं। कौन कौन सी लाइन बताओ? कौन कौन सी लाइन? न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। फटाफट हम टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे, आप नोट कर लो। देखो मुझे पता है कि आप डेफिनेशन नहीं लिखोगे घर से, तो मास डिफेक्ट किसे कहते हैं देख लो। लिखा हुआ है मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन, मास डिफेक्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ ए न्यूक्लियस एंड द टोटल मास ऑफ इट्स इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूक्लियॉन्स के मास होते हैं और जो न्यूक्लियस का मास होता है, उनके बीच का जो गैप है उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा एम, मतलब मास डिफेक्ट। डेल्टा एम मतलब मास डिफेक्ट। अच्छा मान लो कभी मास डिफेक्ट निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो डेल्टा एम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सुन लो। हमारे मान लो ये 3 प्रोटॉन है और ये 3 न्यूट्रॉन है, दिख रहा आप लोगों को? 3 प्रोटॉन है और 3 क्या है? न्यूट्रॉन। तो 3 प्रोटॉन का मास प्लस 3 न्यूट्रॉन का मास, ठीक है? 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन का मास, और उसको माइनस किससे कर देंगे? न्यूक्लियस के मास से। फिर मास ऑफ न्यूक्लियस, तो हमें क्या मिल जाएगा? अरे नहीं समझ में आया क्या? यार मान लो ये 1 किलो है टोटल और ये 4 किलो, तो यहाँ हो गया 5 किलो। और मान लो न्यूक्लियस का है 2 किलो, तो आप पहले 3 प्रोटॉन का मास है 1 किलो, तो 1 किलो प्लस 4 किलो कितने हो गए? 5 किलो। और इसके पास कितना है? 2। तो डिफेक्ट कितने का है? 3। तो ऐसे निकालोगे 3 प्रोटॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये हो गया मास डिफेक्ट। फिर क्या करोगे? इस डेल्टा एम जो भी आएगा आंसर, उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द न्यूक्लियस, यही होता है, बाइंडिंग एनर्जी होता है। अच्छा इसको किताबों में कैसे लिख सकते हैं कई सारे लोग, तो आपको लगेगा सर ने पढ़ाया नहीं, वैसे लिखेंगे प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, एमपी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, और उसके बगल में लिख देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या लिखते हैं पता है किसी को? अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या लिखे? कुछ भी लिख देंगे, एन लिख देते, चलो एन नहीं, एन नहीं, जेड, जेड लिख देते, जेड। जेड क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू में मास ऑफ प्रोटॉन। जैसे यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या बताओ? 3,
और मास ऑफ प्रोटॉन को हम क्या, चलो समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जैसे हमने यहाँ पर 3 प्रोटॉन का मास लिखा है ना, वैसे ही जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये एमपी क्या है, मास ऑफ एक प्रोटॉन, प्लस न्यूट्रॉन को लिखते हैं लोग ए माइनस जेड। ए माइनस जेड पता क्या होता है, न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो कई बार किताबों में ऐसे लिखते हैं, पर आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे याद रखना। देखो मान लो यहां पर है 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, एक का मास है एमपी। फिर यहां पर मान लो 1 2 3 न्यूट्रॉन है और एक का मास है एम एन। तो मास डिफेक्ट कैसे निकालोगे? देखो आप बोलोगे मेरे पास कितने प्रोटॉन है, मेरे पास है 4, तो 4 इंटू मास ऑफ एक प्रोटॉन। ये एमपी क्या है बेटा, एक का मास, एक का मास। एमएन क्या है बेटा, एक का मास। सुनते रहना। तो आप बोलोगे 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, प्लस कितने है ये 3 इंटू मास ऑफ एक न्यूट्रॉन। तो आपने इनके मास को जोड़ लिया, क्योंकि ये एक का मास है ना, ये एक का मास और पार्टिकल कितने हैं ये 4। तो 4 प्रोटॉन के पास मास, 4 न्यूट्रॉन के मास, और माइनस कर देंगे हम मास ऑफ न्यूक्लियस से, NuC न्यूक्लियस से, तो आपको मिल जाएगा मास डिफेक्ट। लेकिन इसी को किताबों में कैसे लिख देंगे, वो इसमें ऐसे लिख देंगे डेल्टा एम इक्वल टू, ये प्रोटॉन का नंबर है, प्रोटॉन के नंबर को जेड लिखते हैं, तो जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। मान लो यहां पर जेड पार्टिकल है, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो अगर एक का मास है एमपी तो जेड का मास क्या होगा, जेड एमपी क्या होगा बेटा। फिर 3 की जगह पर क्या है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला पता क्या होता है बेटा, ए माइनस जेड। तो यहां पर क्या लिखते हैं, ए माइनस जेड इंटू में मास ऑफ एक न्यूट्रॉन, फिर इसको माइनस किससे कर देंगे, मास ऑफ न्यूक्लियस से। नहीं समझ, मेरे को ये सब पसंद नहीं, जो लिखा हुआ है ना मुझे पसंद नहीं है सब। मैं सीधा ये वाला खेल खेलता हूँ, ये जो मैंने आपको बताया कि सभी प्रोटॉन का मास निकालो, सभी न्यूट्रॉन का मास निकालो और इससे माइनस कर दो। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा, ये हल्का हल्का समझ में आ रहा है। देखो एक का मास है एमएन और नंबर कितने हैं, ए माइनस जेड, तो इसका पूरा मास कितना हो जाएगा, ए माइनस जेड इंटू में एमएन। अरे एक के मास को नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये जो ए माइनस जेड पता क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नहीं समझ में आया? ठीक है, तो एक का मास है एमपी, एक का मास है एमएन, इसके 4 पार्टिकल है तो 4 से मल्टीप्लाई किया, इसके 3 पार्टिकल है तो 3 से मल्टीप्लाई किया। 4 को हम बोलेंगे जेड, प्रोटॉन के नंबर को जेड बोलते हैं, न्यूट्रॉन के नंबर को ए माइनस जेड बोलते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आप समझ जाओगे। अब देखो इस क्वेश्चन से ना आपको समझ में आ जाएगा, कोई फॉर्मुला यूज करने की जरूरत नहीं होती। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है, एग्जाम में हमेशा दिया होगा, आपको एग्जाम में हमेशा दिया होगा, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी। आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालना है। अब बाइंडिंग एनर्जी तभी निकाल सकते हो जब आपको ये पता हो, इसका मास डिफेक्ट पता हो, डेल्टा एम सी स्क्वायर, यही तो होता है बाइंडिंग एनर्जी। तो आपको मास डिफेक्ट पता होना चाहिए, बस मेन काम है आपका मास डिफेक्ट निकालना, डेल्टा एम निकालना। अब मास डिफेक्ट निकालने के लिए क्या करोगे आप, पहले आपको सभी पार्टिकल के मास निकालने पड़ेंगे, जितने भी पार्टिकल है प्रोटॉन न्यूट्रॉन उन सबका मास निकालना पड़ेगा और न्यूक्लियस के मास से माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर प्यारे बच्चों न्यूक्लियस का मास दिया हुआ है, देखो गिवन नाइट्रोजन के न्यूक्लियस का मास है ये 14 पॉइंट, ये पूरे न्यूक्लियस का मास है नाइट्रोजन का, कितना है न्यूक्लियस का मास है, मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मास दे रखा है हमें 14.00307। तो हमें न्यूक्लियस का मास दिया हुआ है, तो हमें सभी पार्टिकल का मास निकालना है। तो सभी पार्टिकल का मास कैसे निकालोगे ये समझो। तो मैं आपको बता दूं, बोला गया है कि ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं बेटा 7, तो 7 प्रोटॉन होते हैं। और न्यूक्लियन कैसे निकालोगे, तो ऊपर वाले में से नीचे को माइनस करते हैं, तो 14 माइनस 7 7, तो यहां पर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी 7 है, ठीक है जी। अच्छा अब देखो प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन 7। अब देखो ऊपर हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, लिखा हुआ है मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास है 1.00866, तो न्यूट्रॉन 7 है और एक का मास पता है, तो 7 इंटू एक का मास। देखो मास ऑफ एक न्यूट्रॉन इतना है, तो 7 का कितना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.00866, और ये आंसर यू में दिया हुआ है, यू मतलब एएमयू, एएमयू में दिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं। अब हम निकालेंगे 7 प्रोटॉन का मास, तो 7 प्रोटॉन का कैसे निकालोगे, एक प्रोटॉन का इतना है 1.00727, तो 7 के लिए कितना हो जाएगा 1.00727। तो हम यहां से निकालेंगे प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन का मास और 7 न्यूट्रॉन का मास, और इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग डेल्टा एम निकाल रहे हैं, तो डेल्टा एम हम कैसे निकालेंगे, 7 प्रोटॉन का मास, ठीक है, प्लस 7 न्यूट्रॉन का मास, और माइनस कर देंगे अपने न्यूक्लियस के मास को, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो 7 प्रोटॉन का मास कितना आएगा, फटाफट करना पड़ेगा कैलकुलेटर से। अबे फोन कहाँ है भाई, ये रहा, मैं करके दिखा रहा हूं आपको, आप घर पे करते रहना अपना कैलकुलेटर। देखो 7 इंटू 1.00727, तो ये आ रहा है 7 प्रोटॉन का मास कितना आ रहा है बता रहा हूं, देखो 7 प्रोटॉन का आ रहा है 7.05089, फिर 7 न्यूट्रॉन का मास, तो 7 इंटू में 1.00866, तो देखो टोटल बता रहा हूं मिला के टोटल बता रहा हूं मैं, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन का मास, मतलब इसको सॉल्व किया और ऐड कर दिया, तो ये आ रहा है 14.11151, और माइनस किससे करना है मुझे, न्यूक्लियस का मास, ये रहा कितना है 14.00307। चलो माइनस कर देता हूं 14.00307, तो मास डिफेक्ट आ गया बेटा,
तो मास डिफेक्ट आ गया हमारा 0.10844। अब ये जो आंसर आएगा ना एएमयू में आएगा बेटा। एएमयू में क्यों आएगा? कि क्वेश्चन में सब कुछ ना इसमें दिया हुआ है, देखो यू में दिया हुआ है। इस यू का मतलब ना बेसिकली एएमयू होता है बेटा, ध्यान रखना एएमयू। तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो एएमयू में आएगा। क्यों आएगा आंसर एएमयू? ताकि हम क्वेश्चन आसानी से कर सकें। अब देखो, अब दो तरह के होंगे। एक होंगे बोलेंगे देखो बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, ओ माय गॉड डेल्टा एम सी स्क्वायर, क्या बात है, डेल्टा एम ये रहा, सी स्क्वायर लगा देंगे, क्वेश्चन गलत। गलत क्यों? इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका जो मास है वो किलोग्राम में होना चाहिए, ये मास एएमयू में दिया हुआ है, तो ऐसे करोगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। पर मैंने आपको सिखाया था, मैंने आपको ये सिखाया था कि 1 एएमयू में एनर्जी होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि एक एएमयू में इतनी एनर्जी होती है, तो इतने एएमयू में कितना एनर्जी होगा? तो आप बोलोगे देखो हमारे पास तो इतना एएमयू है, तो एक में इतना आंसर होता है, तो इतने में मल्टीप्लाई कर दो सीधा। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या आएगा देखो, 931 इंटू में दिस 0.10844 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही इसका आंसर है। याद करो मैंने सिखाया था कि अगर हम एक एएमयू का पहले ही निकाल ले तो बाद में कितने भी एएमयू का निकालना होगा हमें बस मल्टीप्लाई करना है। तो यही इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आपको ये समझ में आया कि मास डिफेक्ट वाले क्वेश्चन कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है, सभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास निकालो, सभी न्यूट्रॉन के मास निकालो, इन दोनों को जोड़ दो, और जो ये मास ऑफ न्यूक्लियस है इससे माइनस करो। माइनस करोगे, अब देखो कई सारे बच्चे ना, अगर मैं ये नहीं पढ़ाता तो मुझे कमेंट करते हैं यूट्यूब पे या कहीं भी कि मास्टर ने स्किप कर दिया। अरे भाई ये कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है, इसको क्यों पढ़ना है तुम्हें? लोग कहते हैं कि इस फॉर्मूले को याद करो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मास डिफेक्ट। अबे बंदा ये छोड़ देगा, याद नहीं करेगा, छोड़ देगा, उल्टा कहेगा चल क्या है ये। लॉजिकली मैं बात करूं तो ये सब कंफ्यूज करने का तरीका है। मैं खुद ही मेरा दिमाग खराब हो रहा था, मैं इसको पढ़ा रहा था। प्यारे बच्चों, बहुत सारी प्लानिंग्स है, एग्ज़ाम टाइम पर बहुत सारी क्लासेस होगी, तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। और अच्छी लगी हो मेरी मेहनत तो लाइक ज़रूर करो, कमेंट ज़रूर करो। लव यू ऑल।